Hello students and Jai Hind. I welcome you all to Magnet Brains. My name is Prateek Mishra एंड आज के सेशन में हम लोग हिस्ट्री क्लास 12th की पहली किताब उसके तीसरे चैप्टर के साथ में या फिर तीसरी थीम के साथ में अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि जो अर्ली सोसाइटीज़ थी वो किस तरीके से उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस आया, किस तरीके से वो सोसाइटीज़ में वो सारे कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डेवलप हुए जिनका को आज भी किसी ना किसी रूप में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को समझने के लिए इस ज़माने में जो टेक्स्ट लिखे गए थे उन टेक्स्ट वगैरह का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग ये सारी बातें देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो हम लोगों ने देख रखा है इसके पहले वाला जो चैप्टर था या फिर जो थीम 2 थी उसमें हम लोगों ने देख रखा था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करोगे तो 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा का जो 1000 साल रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स और बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप इकोनॉमिक फ्रंट पर बात करोगे या फिर अगर आप पॉलिटिकल फ्रंट पर बात करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट या ट्रांसफॉर्मेशंस आपको समझ में आते हैं। इकोनॉमिक अगर आप फ्रंट की बात करोगे तो उस पर नए नए आपके ट्रेड रूट डेवलप हो रहे थे, अलग अलग तरीके के व्यापार के मार्ग डेवलप हो रहे थे, हमारे जो व्यापारी थे वो अलग अलग जगह पहुंच रहे थे या फिर हमारा जो माल है ट्रेड का वो अलग अलग जगह पहुंच रहा था। दुनिया भर के व्यापारी जो है हिंदुस्तान में आ रहे थे ट्रेड करने के लिए और काफी बड़े लेवल पर जो है ट्रेड हो रहा था और इससे काफी बड़े लेवल पर आपकी जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश कर रही थी और इसका असर जो है आपकी सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस पर, अलग अलग तबकों पर आपको देखने को मिलता है। तो एक तो इकोनॉमिक फ्रंट पर आपको डेवलपमेंट काफी बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पर बात की जाए तो यहां पर भी काफी बड़े लेवल पर आपको डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं, काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको 16 महाजनपदें देखने के लिए मिलती हैं, उसके बाद फिर मगध का राइज होता है एक सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर। उसके बाद में फिर आपको सम्राट अशोक का टाइम पीरियड समझ में आता है, मौर्यन एम्पायर शुरू होता है, उसके बाद में सम्राट अशोक का टाइम पीरियड आता है, फिर दूसरे आते हैं। इस तरीके से पूरा आपका प्रोसेस वगैरह चलता है, सोने के सिक्के चलना शुरू हो जाते हैं और आप बाकी सारी चीज़ें आती हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिलते हैं, एक के बाद एक अलग अलग राजा आपको यहाँ पर आते हुए दिखते हैं। 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा। तो हम लोगों ने कुल मिला के ये देखा था चैप्टर 2 में कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुए, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या चेंजेस इन 1000 सालों में आए। अब होता क्या है कि जब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रहे होते हैं या फिर अगर आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आ रहे होते हैं या चेंजेस हो रहे होते हैं, इसका असर समाज पे पड़ता ही पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2016 में एक बहुत बड़ा फैसला किया, वो था नोटबंदी का। जैसे ही नोटबंदी हुई उसके कारण लोगों को परेशानी हुई नहीं हुई वो सब अपनी जगह ठीक है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि लोगों ने कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना शुरू कर दिया। लोगों ने अपने डिजिटल तरीके से ट्रांजेक्शन शुरू कर दिए। नतीजा ये निकला कि आपका पेटीएम हो गया या जिस तरीके के जो दूसरे आपके ऐप्स हो गए या फिर कार्ड से जो आपका ट्रांजेक्शन वगैरह हो गए, भीम, यूपीआई आईडी, ये सारी चीजें जो है इनको एक बहुत बड़ा फिलिप मिला और आज की तारीख में आप देखेंगे तो बड़े लेवल पर जो है कैशलेस तरीके से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो रूलर था उसने एक पर्टिकुलर फैसला लिया और उसका समाज पर असर पड़ा। उसी तरीके से अगर हम लोग इस वक्त के जो आपके रूलर्स वगैरह की बात कर लें, जो पॉलिटिकल लाइफ में एक के बाद एक आपके नए नए राजा आते चले जा रहे हैं और इकोनॉमिक लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आते चले जा रहे हैं, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइंड तौर पर देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों का जो नेट रिजल्ट है वो आपके समाज पर ना पड़े। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपको 600 बिफोर कॉमन एरा टू 600 कॉमन एरा के बीच में देखने को मिले, उसने आपकी सोशल लाइफ को और सोसाइटीज को एज अ होल जो है बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस किया है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग इस पे आगे बात करेंगे। जैसे एग्रीकल्चर के लिए हम लोगों ने देखा था कि भूदान करने की या फिर लैंड ग्रांट्स करने की एक प्रथा थी, वो राजाओं ने शुरू कर दी थी फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी कॉमन एरा आते आते, कि आपको जमीनों के या फिर पूरे के पूरे गांव वगैरह जो है लैंड ग्रांट्स में दिए जाते थे। ये हमने देखा था कि एक स्ट्रैटेजी थी किसी भी राजा के द्वारा जो इस्तेमाल की जाती थी। अगर वो अपने राज्य में कल्टिवेशन का एरिया बढ़ाना चाहता था तो उसने कल्टिवेशन का एरिया बढ़ाना है तो उसने किसी भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति को या ऐसा व्यक्ति जो वहां पे कल्टिवेशन कर सकता है, एक बड़ा एरिया आपका अनकल्टिवेटेड लैंड का या फॉरेस्ट का जो है उसने उसको लैंड ग्रांट में दे दिया। अब वो व्यक्ति जिसको लैंड ग्रांट में वो जमीन मिली हुई है वहां पर जाके वो कल्टीवेशन कर रहा है, उसको पहले कल्टीवेशन करने के लिए अगर जंगल की जमीन मिल गई तो जंगल काटना पड़ेगा। जंगल काटने के बाद उस जगह पे फिर वो हल चलाएगा, उसको खेती योग्य बनाएगा, वो सारी चीजें कर करा के कल्टीवेशन बढ़ जाएगा। कल्टीवेशन बढ़ गया तो फिर राजा को वहां से टैक्स मिलेगा और जो भी थोड़ा बहुत अनाज वगैरह किसान राजाओं को देते थे वो और जो भी गिफ्ट्स वगैरह देते थे वो सारी चीजें बढ़ेंगी। तो कुल मिला के एक स्ट्रेटेजी थी जिसकी तहत हम लोग राजा वगैरह क्या कर रहे थे, अपने राज्य में कल्टीवेटेड लैंड वगैरह बढ़ाने के लिए लैंड ग्रांट्स किया करते थे। तो यहां
इससे हो क्या रहा था, आपका एग्रीकल्चर जो है वो फैल रहा था, एग्रीकल्चर का जो एक्सटेंशन है वो आपको फॉरेस्ट के एरियाज में भी देखने को मिल रहा था। अब फॉरेस्ट के एरियाज में ऐसा भी नहीं था कि कोई नहीं रहता था, फॉरेस्ट के एरियाज में आपके जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स वगैरह थे, जंगल में रहने वाले जो लोग थे या फिर जो आपके ट्राइब्स वगैरह थे, वो लोग कई बार अब इन लोगों के साथ कांटेक्ट में आते थे जो फॉरेस्ट के इलाकों में जंगल साफ कर 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 आपके एग्रीकल्चर को वहां पर स्थापित कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स की अपनी एक जिंदगी है जंगल में, वो अपना एक हिसाब से जी रहे थे। अब आप कुछ लोग वहां पर आ गए हैं जो जंगल काट के वहां पे और आपका खेती वगैरह बढ़ा रहे हैं, तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना ही था। मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर जाते और एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट में नहीं आते, आपका इंटरेक्शन होना ही होना था। इससे फॉरेस्ट के जो आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जंगल में रहने वाले थे, उनकी जिंदगी पर भी असर पड़ा। और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए यहां पर जो व्यक्ति अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लेकर आ रहा है वो भी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट तरीके से इस काम को करेगा, बजाय उस जगह के जहां पर ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स नहीं होते और वहां पर वो अपना एग्रीकल्चर करता। तो इस तरीके से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है या फिर आपको चेंजेस वगैरह यहां पर देखने को इस तरीके से मिले। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि इस जमाने में बहुत बड़े लेवल पर आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी, अलग अलग तरीके के क्राफ्ट्स हो रहे थे, तो अलग अलग तरीके के क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वाले ग्रुप डेवलप होने लगे। जैसे जो सोने का काम करते हैं वो अपने आप में ग्रुप डेवलप होने लगा, क्योंकि जितना अगर आप एक ही काम करोगे तो होते 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 उसमें एक स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है। तो वो पूरा का पूरा एक जो एक ग्रुप बन गया। जो लोहे का काम करते हैं वो अपना खुद का एक ग्रुप बन गया, जो चमड़े का काम करते हैं उनका अपना एक अलग ग्रुप बन गया, जो कपड़े का काम करते हैं उनका एक अलग ग्रुप बन गया। इस तरीके से क्राफ्ट में स्पेशलाइजेशन भी जो है ट्रेड के ग्रोथ के साथ में डेवलप होना शुरू हुआ। और इसके कारण हुआ ये कि एक पर्टिकुलर काम को करने वाला एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो डेवलप होता चला गया। और इस तरीके से आपको अलग अलग डिस्टिंक्ट ग्रुप जो हैं अलग अलग क्राफ्ट्स के बेसिस पर देखने के लिए मिले। कोई सोने का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई कॉपर का काम कर रहा है, कोई आपके शिल्पकारियां कर रहा है, कोई आपका एग्रीकल्चर से कोई चीज बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग जो है स्पेशलाइजेशन के अपने ग्रुप्स वगैरह जो है बनकर तैयार होने लगे। इससे भी आपको समाज में एक डिफरेंस समझ में आने लगा। तीसरी चीज जो हुई, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसका आज तक हिंदुस्तान के समाज पर असर देखने को मिलता है, कुछ लोगों को इन सारे डेवलपमेंट्स का बहुत ज्यादा फायदा मिला, कुछ लोगों को उतना फायदा नहीं मिला, और कुछ लोग जो थे इससे एकदम अछूते रह गए। कुछ लोग जो थे उनको एकदम इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर ट्रेड हो रहा है, जो अलग अलग आप इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव समाज में आ रहे हैं, कुछ लोगों ने एकदम उसको अच्छे से अडॉप्ट कर लिया। कुछ लोग थे जो उतना अच्छे से नहीं मिले उसमें, और कुछ लोगों को वो चीज एकदम ही बिल्कुल नहीं मिली, एकदम पार्शियल लेवल पर उनको टच किया। इससे हुआ ये कि ये जो अब व्यापार बढ़ने के कारण, इकोनॉमी बढ़ने के कारण जो पैसा अंदर आ रहा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट की इकोनॉमी में, जो पैसा आ रहा था भर भर के, जो आपको गोल्ड और सारी चीजों में ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं हुआ। कुछ लोगों के पास धन बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचा और कुछ लोगों के पास में उतना पैसा या उतना धन नहीं पहुंच पाया। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वेल्थ वगैरह का, इसके कारण एक बहुत बड़ी चीज हुई, और वो ये थी कि आपके जो सोशल डिफरेंसेस थे, सोशल डिफरेंसेस का मतलब कि किसी की आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया है, कोई आर्थिक तौर पे बहुत संपन्न है, और किसी की परिस्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, कुछ एकदम निर्धन है और बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। इस तरीके के सोशल डिफरेंसेस वगैरह जो थे वो बहुत शार्प होते चले गए। पहले इतना ज्यादा सोशल डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा था, मगर ट्रेड बढ़ने के साथ में, एग्रीकल्चर की लैंड्स वगैरह के ऊपर आपके क्लेम बढ़ने के साथ में, कल्टीवेशन का एरिया बढ़ने के साथ में, कुछ लोगों ने बहुत कमाया, कुछ लोग प्रॉफिट में आए, कुछ लोग जो एकदम से राइज कर गए, कुछ लोगों तक उतनी चीजें नहीं पहुंची तो वो मध्यम वर्गीय की स्थिति में रहे, और कुछ लोग बिल्कुल उससे अछूते रहे तो उनकी स्थिति वैसी बनी रही जैसे पहले थी। तो इस सारी चीजों के कारण हिंदुस्तान के समाज में आपको अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलने लगे, और इन अलग अलग सेक्शंस के बीच में जो सोशल डिफरेंस था, स्पेसिफिकली अगर आप इकोनॉमिक आधार पर बात करोगे तो ये बहुत ज्यादा था। और ये चीज आज तक जो है हिंदुस्तान के समाज को प्लेग किए हुए है कि हमारे यहां सोशल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। अंबानी जैसे आपको रिचेस्ट लोग भी देखने को मिलते हैं जो दुनिया के सबसे रिच लोगों में आते हैं, और उसी वक्त में आपको ऐसे लोग भी देखने को मिलते हैं जिनकी एक वक्त या दो वक्त खाने की स्थिति भी नहीं है। तो इतना जो सोशल डिफरेंस इंडिया में देखने को मिलता है वो आज से या 2-4 सालों में या 100-200 सालों में डेवलप नहीं हुआ है। जो हजारों सालों का आपका इतिहास है, इसमें कुछ सर्टेन फैक्टर्स के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिले हैं, और उसका असर जो है आज की तारीख में भी समाज के ऊपर आपको दिखता है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हमको ये देखना है कि ये समाज में इतने सोशल डिफरेंसेस कैसे आ गए, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुए हैं ये आखिर कैसे हो गए, इनका असर कैसे पड़ा, अगर आपको ये सारी चीजें समझनी है, और एज अ होल सोसाइटी किस तरीके से इंफ्लुएंस हुई, किस तरीके से इन सारी चीजों से शेप्ड हुई, अगर आपको ये सारी बातें समझनी है तो इसके लिए हिस्टोरियंस बाकी सारी चीजों का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, मगर इस जमाने में जो लिटरेचर लिखा गया, जो टेक्स्ट आपको देखने को मिलते हैं, उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये जो 600 बिफोर कॉमन एरा से 600 कॉमन एरा के बीच में सोसाइटी में चेंज, उसमें आए हुए ट्रांसफॉर्मेशन, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अलग अलग चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक सोर्स है जिसकी मदद से इसको समझा जाता है, और वो है आपके टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। टेक्सचुअल ट्रेडिशंस का मतलब क्या? इस पूरे टाइम पीरियड में जो लिटरेचर लिखा गया है, जो किताबें लिखी गई हैं, जो अलग अलग स्रोत हैं जिससे हमको इस समाज के, इस जमाने के बारे में अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, उनको पढ़कर उनको समझना और उसकी मदद से फिर इस सोसाइटी को रिक्रिएट करना और देखना कि किस तरह वक्त के साथ में सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई है, किस तरह से इसमें बदलाव आए, वो सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने स्पेसिफिकली इस चैप्टर में करनी है। ठीक है जी। कुछ अगर आपके टेक्स्ट वगैरह को आप देखोगे तो आपको उसमें सोसाइटी में जो सोशल बिहेवियर करना है उसके नॉर्म्स समझ में आते हैं। यानी कि कुछ किताबों में आपको लिखा हुआ है कि सोसाइटी में अगर आपको रहना है तो उसके अपने डूज क्या हैं और अपने डोंट्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और कुछ चीजें जिनको आप अवॉइड करिए मगर इमरजेंसी आ जाती है तो कर लीजिए, कुछ चीजें जिनको एकदम स्ट्रिक्ट आपने नो नो कर रखा है। इस तरीके से आपकी सोसाइटी में सोशल नॉर्म्स क्या रहेंगे, आप समाज में किस तरीके से एक्ट करेंगे, कुछ आपके जो टेक्स्ट वगैरह हैं उसमें आपको ये चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है जी। कुछ अगर आप टेक्स्ट वगैरह की बात करें तो उसमें आपको इस तरीके से सोशल नॉर्म्स या सोशल बिहेवियर समझ में आता है। उसी से आपको यह भी समझ में आ सकता है कि आज तक हम लोग आखिर इस तरीके के सोशल नॉर्म्स क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सोशल नॉर्म्स 2-4 दिनों में नहीं बनते, ये हजारों सालों का इवोल्यूशन का प्रोसेस रहता है। तो जब आप इसको स्टडी करते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कि कोई भी मिलता है, हम लोग जनरली नमस्ते करते हैं, तो अब ये नमस्ते करने की जो व्यवस्था है कैसे आई, इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का सेंस, किस किताब में आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो आप जब इन सब चीजों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, तो ये सब कुछ आपका सोशल नॉर्म या सोशल बिहेवियर में आ जाता है। दूसरे आपके टेक्स्ट वगैरह हैं, जब आप उनको स्टडी करते हो तो वहां से आपको अलग अलग तरीके की सोशल सिचुएशंस और उसमें फिर की जाने वाली एक्टिविटीज या फिर अलग अलग तरीके की सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह जो हैं उनकी रेंज के बारे में पता चलता है। अलग अलग क्षेत्रों से की टेक्स्ट वगैरह से आपको एक ही तरीके की कंडीशंस में अलग अलग क्या प्रैक्टिसेस अलग अलग इलाकों में फॉलो हो रही हैं, कैसे ये समाज में आ गई, किस तरीके से समाज ने इनको एकदम जो है एक्सेप्ट कर लिया, ये सब कुछ समझ में आता है। तो कुछ टेक्स्ट वगैरह सोशल नॉर्म्स के बिहेवियर या सोशल बिहेवियर के नॉर्म्स रखते हैं, कुछ में आपको सोशल सिचुएशंस और अलग अलग सोशल जो आपकी कंडीशंस हैं उसमें प्रैक्टिसेस आपको क्या फॉलो करनी है, अलग अलग उसकी वैरायटी समझ में आती हैं। कई बार आपको इन टेक्स्ट वगैरह में इनको पढ़ते वक्त आपको ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनके कारण सोसाइटीज काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। इनको कहा जाता है सोशल एक्टर्स, जिनका समाज के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा। जैसे कि हम लोग सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लेते हैं, या फिर चाणक्य की बात कर लेते हैं, या आपके जो टेक्स्ट वगैरह जिन्होंने लिखे थे उन बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात कर लेते हैं। तो ये सब जो हैं, या फिर कोई आपका प्रतापी राजा रहा हो, या फिर जैसे भगवान बुद्ध के पहले जो अलग अलग आपके बुद्धिज्म के जो अवतार हुए हैं उनकी बात कर लेते हैं। ऐसे अलग अलग आपको कई बार सोशल एक्टर्स भी जो हैं इन टेक्स्ट वगैरह में देखने के लिए मिलते हैं, उनके बारे में भी हमको पता चलता है, या फिर उनके तहत उनके थ्रू जो बात कही जा रही है टेक्स्ट में, जिसके तहत समाज को मैसेज दिया जा रहा है, हम लोग उसको भी जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इसको सम अप करोगे तो पॉइंट ये बनता है, समाज को समझने के लिए, एक जो आपकी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसको समझने के लिए उस समाज के द्वारा लिखा गया, और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था उस टाइम पीरियड, उस कालखंड में लिखा गया जो लिटरेचर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और वो लिटरेचर अगर आपके पास में है तो फिर वो आपको समाज के अलग अलग एटीट्यूड्स को समझने में, अलग अलग प्रैक्टिसेस को समझने में हेल्प करता है, जिसके कारण आपकी सोशल हिस्ट्रीज क्रिएट होती हैं। हिस्ट्री नहीं लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, सोशल हिस्ट्रीज क्रिएट होती हैं, यानी कि एक ही वक्त में अलग अलग इलाकों में रहने वाले अलग अलग जो आपके तबके बन गए थे उनकी अलग अलग जो डेवलपमेंट हुए हैं वो, और एज अ होल एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो एक अपना इतिहास रहा है, जो हो सकता है दूसरे क्षेत्र के इतिहास से उसी कालखंड में टोटली डिफरेंट हो, उसको समझने में मदद मिलती है। तो यही वजह है कि तमिलनाडु का जो एक आपका कल्चर है वो काफी हद तक अलग है। नॉर्थ में अगर आप पंजाब के कल्चर की बात कर लोगे वो एक अलग आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है, राजस्थान का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। तो ये जो अलग अलग आपके सोशल नॉर्म्स और ये कल्चर इसलिए अलग है क्योंकि सोशल एटीट्यूड्स अलग हैं, सोशल प्रैक्टिसेस अलग हैं, और हमको यही समझना है कि ये सोशल हिस्ट्रीज आके डेवलप कैसे हुई हैं जिसमें ये एटीट्यूड्स और प्रैक्टिसेस वगैरह आपके डेवलप हुए हैं। इसी चीज को जो है हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो इसमें लिखा गया है कि किनशिप, कास्ट और क्लास, इसमें हम लोग बेसिकली इन तीनों थीम्स के अंडर में जो चीज देखने वाले हैं वो यही रहेगी कि आखिर आपका ये सोशल बिहेवियर या प्रैक्टिसेस वगैरह किस तरह से हो गई डेवलप और किस तरीके से उन्होंने हमारे समाज को इन्फ्लुएंस किया है। चले आगे बढ़ते हैं। तो जो टेक्स्ट वगैरह की हम लोग बात कर रहे हैं, इनकी मदद से आप जो है चीजों को समझ सकते हैं, अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, और इसकी मदद से आपको सोशल ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आएंगे। इनमें एक पर्टिकुलर टेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से समाज को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, वो है महाभारत।
बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। इतना शानदार लिटरेचर, इतना बड़ा एपिक आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे और इसके इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड की भी बात कर लें तो इस तरीके का एपिक आपको देखने के लिए नहीं मिलता। इस लिटरेचर को या इस किताब को जब, या किताब तो खैर नहीं कहना चाहिए, इस एपिक को जब आप पढ़ते हैं तब आपको इसकी मदद से हिंदुस्तानी समाज को समझने में, एस्टोनिशिंग तरीके से समझने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। आज के फॉर्म में जो हमारे पास महाभारत है प्रेजेंट फॉर्म में, उसमें लगभग 1 लाख के करीब श्लोक हैं और इसमें 50 तरीके की सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस वगैरह को जो है डिस्कस किया गया। जो मेन कहानी आपकी चलती है, मेन कहानी हम सबको पता है महाभारत की क्या है, मगर उसके साथ में जो सोशल कैटेगरीज अलग अलग बताई गई हैं, अलग अलग जो समाज के तबकों का जिक्र आता है, इसके बाद जो अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों का जिक्र आता है, कैरेक्टर्स उसमें जो काम करते हैं, धर्म अधर्म की जो बात हुई है, इसकी मदद से आप सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है कि महाभारत को एक दिन किसी ने लिखना शुरू कर दिया और लिख दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। महाभारत को जब आप स्टडी करते हो, उसके अलग अलग वर्जन्स को आप स्टडी करते हो, तो आपको एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है। किताब एक दिन में नहीं, इनफैक्ट 1 साल में नहीं, 100 सालों में भी नहीं लिखी गई। इस किताब या फिर इस पूरे लिटरेचर या एपिक को तैयार करने में लगभग 1000 साल लग गए। महाभारत का पूरा जो कंपोजिशन है लगभग 1000 साल के टाइम पीरियड में हुआ है। 500 बिफोर कॉमन एरा से शुरू होते होते लगभग 500-600 कॉमन एरा आते आते महाभारत उस प्रेजेंट फॉर्म में आया है जिस फॉर्म में आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। मजे की बात यह है कि आपकी जो ओरिजिनल कहानी है, जिसको बेस बनाकर ये पूरी महाभारत के 1 लाख श्लोक या 1 लाख से ज्यादा श्लोक लिखे गए हैं, ये कहानी उससे भी ज्यादा पुरानी है जिस टाइम पीरियड में 1000 साल का टाइम पीरियड जिसमें लिखा गया। तो ये 1000 साल का जो टाइम पीरियड है 500 बिफोर कॉमन एरा से 500 कॉमन एरा का, जिसके बीच में आपकी महाभारत को लिखा गया है, मेन कहानी उससे भी पीछे जाती है। कितना पीछे जाती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, मगर मेन कहानी उससे भी पीछे जाती है। तो और ये इतने टाइम पीरियड में, क्योंकि अगर ये कंपोज हुई है तो समाज बदल रहा था, अलग अलग तरीके के कालखंड जो आए हैं, तो उसके अलग अलग एलिमेंट्स को इसमें वक्त के साथ में इंप्लांट करते चले गए इसके जो अलग अलग कंपोजर्स थे। होते 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 इतना बड़ा आपका लिटरेचर बनकर तैयार हो गया। मगर इसके अलग अलग हिस्सों को जब आप पढ़ोगे, क्योंकि 1000 साल के टाइम पीरियड में लिखा गया था, तो 1000 साल के कालखंड में आए हुए ट्रांसफॉर्मेशंस को समझने में ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वो किस तरीके से हेल्प करती है उसी चीज को हम लोग आगे चलिए देखते हैं। तो महाभारत की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो महाभारत में आपको आपकी जो ओरिजिनल स्टोरी या मेन स्टोरी है वो तो देखने को मिलती ही मिलती है, मगर जो 1 लाख श्लोक पूरे आपके लिखे गए हैं या फिर इससे भी इनफैक्ट जो थोड़े से ज्यादा ही श्लोक आपको देखने को इसमें मिलते हैं, तो उसमें एक तो मेन स्टोरी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें कई जगहों पर ऐसे प्रसंग आते हैं जहां पर अलग अलग आपके जो सोशल ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो आपके सामाजिक तबके हैं, उनके लिए सोशल नॉर्म्स वगैरह जो हैं वो बताए जा रहे हैं। जो धर्म का बार बार कंसेप्ट आता है कि आपका धर्म क्या है, उसमें कई बार अब अलग अलग जो आप एक ही कैरेक्टर का अलग अलग वक्त में जिस तरीके का बिहेवियर डिस्क्राइब किया गया, बेसिकली वो सोशल कंडीशन में सोशल नॉर्म की बात की गई है। इसी तरीके से एक पूरे के पूरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के धर्म की बात आ जाती है, तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में सोसाइटी का वो सेक्शन किस तरह से बिहेव करे, उससे क्या एक्सपेक्टेड है, उसके क्या नॉर्म्स हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो जब महाभारत को आप डिटेल में डिस्कस करते हो, आपको समझ में आता है कि ये ना सिर्फ अपनी मेन कहानी जो है उसको लेकर चल रहा है, मगर समाज के अलग अलग सेक्शन के लिए जो नॉर्म्स वगैरह हैं, वेरियस सोशल ग्रुप्स के लिए जो अलग अलग नॉर्म्स हैं, उनको भी स्टैब्लिश कर रहा है। और इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एपिक है। तो लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये है। अब 1919 में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, शायद दुनिया में स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इसकी लीडरशिप जो थी वो थी वीएस सुखतानकर साहब के अंडर में, और प्रोजेक्ट में यह कहा गया था कि आपने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर फिर हम लोगों को आगे डिस्कस करना है। महाभारत की ये सारी बात तो हो गई। हम लोग महाभारत क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि महाभारत लगभग 500 कॉमन एरा के आसपास से, बिफोर कॉमन एरा के आसपास से लिखी जाना शुरू हुई थी। मेन कहानी उससे बहुत पहले जाती है, उसमें नहीं जा रहा है, मगर इसको पेपर भी नहीं कहना चाहिए, मगर इसको रिकॉर्ड में कटिबद्ध करना शुरू किया गया जो है वो किया गया है आपका 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास। वहां से ये कहानी लिखना शुरू की गई, आपका रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाने लगे। तो वक्त के साथ उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह जो हैं, समाज जैसे जैसे बदला वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें शामिल होते चले गए। उसको समझने में हमको मदद मिलती है, और बहुत बड़ा और बहुत रिच टेक्स्ट है। अब इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, ताकि हम लोग समझ सकें कि आखिर किस तरीके से इतने सालों में ये या इतनी सेंचुरीज में जो ये बना है, इसमें अलग अलग कालखंड का कैसा कैसा प्रभाव आया है, इस चीज को समझने
के लिए एक क्रिटिकल एडिशन तैयार करना महाभारत का जरूरी था। इसके लिए 1919 में एक प्रोजेक्ट चालू होता है और लीडरशिप दी जाती है वीएस सुक्तांकर साहब को। इनकी लीडरशिप में बहुत सारे स्कॉलर्स आपके बैठते हैं और ये सब लोग महाभारत के क्रिटिकल एडिशन पर लगते हैं। क्रिटिकल एडिशन बनाने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में संस्कृत में जितनी भी महाभारत की पांडुलिपियां मिलती हैं सारी की सारी ढूंढो। ठीक है, संस्कृत में महाभारत की जितनी भी पांडुलिपियां या फिर जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको कहीं से भी मिल रही हैं सारी की सारी ढूंढो और वो सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स आप लेकर आओ, चाहे वो किसी भी शेप में हो, साइज में हो, फॉर्म में हो, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आप उनको इकट्ठा करो। उसके बाद में हम सारी की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को साथ में रखेंगे और उनको कंपेयर करना शुरू करेंगे, उनको पढ़ना शुरू करेंगे। अलग अलग आपके जो कश्मीर से अगर आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, तमिलनाडु से एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, नॉर्थ ईस्ट से आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि मिल गई, गुजरात राजस्थान से आपने एक मिल गई, मध्य प्रदेश से या फिर जो आपका महाराष्ट्र का इलाका है यहां से आपको कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, सबको इकट्ठा करो और इस सबको इकट्ठा करने के बाद में इनकी जो वर्सेस हैं, इनके जो श्लोक हैं, इनको आपने कंपेयर करना है। अब करने के बाद में अल्टीमेटली आपको जो कॉमन श्लोक वगैरह मिलेंगे, जो कॉमन वर्सेस मिलेंगे, एक तो हम लोग उनको एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में उनको हम लोग पब्लिश करेंगे। ये इन लोगों का प्लान था। अब हुआ क्या? एक चीज तो ये कि ये सारा काम करने के बाद में जब सिलेक्टेड वर्सेस को पब्लिश किया गया तो वो पब्लिकेशन लगभग 13,000 पन्नों में चला गया। अब देखिए कि टेक्स्ट कितना बड़ा है कि इसका क्रिटिकल एडिशन आप लिख रहे हो, यानी कि आप कॉमन चीजें जो अलग अलग जगहों पे आपको टेक्स्ट मिल रहे हैं उसमें से भी कॉमन श्लोक आप पब्लिश करना चाह रहे हो तो 13,000 पन्ने छापना पड़ रहा है। 13,000 पन्नों में इसका जो है क्रिटिकल एडिशन जो है छपा। जो मोस्ट वर्जन्स में आपको कॉमन वर्सेस वगैरह मिल रही थी वो सारी की सारी जब आपने छापी लगभग 13,000 पन्ने लग गए और कई सारे सेवरल वॉल्यूम्स आपको निकालना पड़े। एक किताब में इनको छापना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। इससे बड़ी बात यह है कि ये पूरा शोध करने में 47 ईयर्स लग गए, 47 साल आपको लग गए पूरा का पूरा शोध करने में। तो सोच के देखिए जिस पर्टिकुलर एक एपिक को का शोध करने में 47 साल लग जा रहे हैं, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि उसके बाद भी उसका मैसिवनेस देखिए कि इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अलग अलग जगहों पे मिली हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स के जब कॉमन श्लोकों को छापा जा रहा है तो 13,000 पन्ने भरना पड़ रहे हैं। तो वो ओवरऑल इतने हजारों सालों में जब वो लिखकर तैयार किया गया होगा तो उस पर्टिकुलर एपिक की मैग्नोनिमिटी क्या रही होगी, कितना मैग्निफिसेंट वो अपने आप में वो एपिक है। इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है और उसकी मदद से हम लोग समाज के जो है अलग अलग बदलावों को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इससे अपने को कई बातें समझ में आई। ये जो 47 ईयर्स में आपने महाभारत का क्रिटिकल एडिशन लिखकर तैयार किया है इससे आपको कई सारी बातें समझ में आई। सबसे पहली बात ये जो समझ में आई वो ये था कि संस्कृत में जो आपको अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट मिल रही हैं अलग अलग हिंदुस्तान के इलाकों में, इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि कश्मीर की जो महाभारत है वो ऑल टुगेदर अलग है, कन्याकुमारी की महाभारत जो है ऑल टुगेदर अलग है। अगर संस्कृत में लिखी गई है, संस्कृत में जो मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिल रही है, थोड़ा बहुत रीजनल वेरिएशन है मगर उसके बाद भी मूल कहानी जो है उसमें कॉमन एलिमेंट्स आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। अलग अलग जगहों से जो आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिल रही हैं, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में जो आपको अलग अलग इसकी वर्जन्स देखने को मिल रहे हैं उसमें कॉमनैलिटीज जो हैं काफी ज्यादा है। पहली चीज तो ये समझ में आ गई, नॉर्थ में कश्मीर, नेपाल से लेके केरला और तमिलनाडु तक आप साउथ में चले जाओ, आपको जो संस्कृत में जो टेक्स्ट मिल रहे हैं उसमें कॉमनैलिटीज हैं, कहानी में का एक अपना पर्टिकुलर कॉमन वर्जन निकल कर आ रहा है। मगर साथ ही साथ इस अगर आप अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखो तो इनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस आपको अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में इस टेक्स्ट को लिखा गया, जिस तरीके से इसको अलग अलग क्षेत्रों में ट्रांसमिट किया गया, इतने कई सेंचुरीज में, कई सौ सालों में अलग अलग क्षेत्रों में अभी ये टेक्स्ट जो है पढ़ाया जा रहा है, एक से दूसरी जनरेशन में जा रहा है। तो अपना जो हर एक क्षेत्र का रीजनल वेरिएशन है वो भी आपको जो है इसमें देखने के लिए मिलता है। अपना जो रीजनल इसमें जो फर्क आ जाता है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो एक चीज तो ये कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट से कि आप कहीं से भी संस्कृत के वर्जन उठा के ले आओ, आपको कॉमनैलिटी देखने को मिलेगी। बट साथ ही साथ अगर आप रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें रीजनल फ्लेवर भी जो है आ जाता है। ये उसी तरीके से है कि अगर आपने दाल बनानी है और आपने तुअर की दाल बनानी है तो मेन जो ओवरऑल आपका प्रोसेस रहेगा वो सेम रहेगा, ओवरऑल उसमें कुछ खास फर्क नहीं आता। आप दाल बनाने के लिए हांडी का इस्तेमाल करोगे, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर तक पकाओगे, उसमें थोड़ा पानी मिलाओगे और वो सारी चीजें जो है वो लगभग सेम रहेंगी। मगर रीजन के हिसाब से आपका जो टेस्ट है वो बदलता जाएगा। कहीं पर थोड़ा उसमें मिर्ची ज्यादा कर दी जाएगी, कहीं पर हो सकता है तड़का थोड़ा तीखा लगा दिया जाए, कई जगहों पर ये हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा पका दिया जाए, कई जगहों पर मसाले अलग तरीके के डाल दिए जाए। तो दाल तो
तो हर जगह बन रही है, मगर उसमें उसका रीजनल फ्लेवर जो है वो आपको देखने को मिलता है। वही बात महाभारत के साथ में है कि मेन कहानी में कॉमन एलिमेंट्स हैं और वो कॉमन एलिमेंट्स हर जगह देखने को मिलते हैं। 5 पांडव हैं, महाभारत का युद्ध होता है, पांडव कौरव के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो दिखाया गया है, मगर साथ ही साथ आपके रीजनल वेरिएशंस उसमें आ जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कहानी जो है थोड़ा बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स अलग अलग रीजन में लेती है। ये बात आपको देखने को मिलती है कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स की यूनिफॉर्मिटी भी है, मगर रीजनल डाइवर्सिटी देखने में समझ में आती है। चलें जी, अब ये जो वेरिएशंस आपको अलग अलग देखने को मिल रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स की तो चलिए बात करेंगे, मगर जो वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं उन कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को जिसके तहत समाज जो है इतने कई शताब्दियों में जो है ट्रांसफॉर्म होकर तैयार हुआ है। आपने ये देखा कि कॉमन एलिमेंट्स हर जगह हैं, अच्छी बात है, मगर कॉमन एलिमेंट्स के अलावा आपको जो रीजनल वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, आखिर ये रीजनल वेरिएशंस आए क्यों? ये रीजनल वेरिएशंस इसलिए आए क्योंकि कहानी एक से दूसरी जनरेशन को सुनाई जा रही है और दूसरी से तीसरी जनरेशन, तीसरी से चौथी जनरेशन। तो एक एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में जब ये कहानी जा रही तो जस की तस नहीं ट्रांसमिट हो रही। हम लोगों ने देखा है कि समाज बदलता है। आज से 20 साल पहले जब फोन वगैरह या मोबाइल फोन इतने कॉमन नहीं थे तो समाज अलग था, मगर आज की तारीख में जब इंटरनेट का रिवॉल्यूशन हो गया तो समाज एकदम अलग है। हो सकता है 20 साल बाद समाज ऑल टुगेदर अलग हो जाए, कोई नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ जाए। तो पॉइंट यह है कि सोसाइटी डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अगर महाभारत को ओरल ट्रेडिशंस के तहत भेजा जा रहा है या रिटन ट्रेडिशंस के तहत भी भेजा जा रहा है तो होगा ये कि आपने किसी एक को वो कहानी जो है अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनानी पड़ेगी, तो ये अपने हिसाब से उस कहानी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेगा इसके समाज में जो बदलाव आए या इसके कालखंड में जो बदलाव आए। इसके बाद वाली पीढ़ी जब अपनी बाद वाली पीढ़ी को बताएगी तो वो उनके टाइम पीरियड में आए हुए बदलावों को उसमें शामिल कर लेगी, उसके बाद वाली पीढ़ी उसके बाद वालों को। हो सकता है अगर हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफॉर्मेशन होना है तो हो सकता है हम लोग अर्जुन और भगवान कृष्ण को मोबाइल फोन इस्तेमाल करता हुआ दिखा दें। पॉइंट यह है मेरा कहने का कि अपने समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वो और जो आपकी मूल कहानी है जिसे आपने ट्रांसमिट करना है वो, इन दोनों का मिक्सअप जो हुआ उसके कारण आपको रीजनल वेरिएशंस इतने ज्यादा लेवल पर देखने के लिए मिले। और जब आप इनको पढ़ते हो तो आपको वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समझ में आता है जिससे आपके समाज की सोशल हिस्ट्रीज जो हैं शुरुआती वक्त में तैयार हुई, जिसका असर आपको आज तक देखने को मिलता है। दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपका जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, आपकी जो डोमिनेंट ट्रेडिशंस हैं, जो मूल कहानी है वो मिला लीजिए, और जो समाज में एक पर्टिकुलर इलाके में जो लोकल आपके आइडियाज और प्रैक्टिसेस हैं उनके बीच में जो लगातार इंटरेक्शन हो रहा है, जो लगातार आपका टकराव की स्थिति कह लीजिए, लगातार इंटरेक्शन कह लीजिए, लगातार कम्युनिकेशन कह लीजिए, उसका जो असर है वो आपको इस टेक्स्ट पर देखने को मिलता है। और उसको फिर पढ़कर आप उस असर को और उसकी मदद से समाज के बदलाव को समझ सकते हो। और यही सारी यहां पर अब एक बात और है कि अपनी जो सारी अंडरस्टैंडिंग है ये मेनली संस्कृत के टेक्स्ट से आ रही है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट किया गया था इसमें मेनली फोकस किस पे किया गया था, अलग अलग जगहों पर मिलने वाले संस्कृत के टेक्स्ट वगैरह पे किया गया था। संस्कृत के जो अलग अलग टेक्स्ट आपको मिलते जा रहे हैं उस पर फोकस किया और उससे ये सारे जो आइडियाज वगैरह हैं बनाए। चले आगे देखते हैं। ये जो सोशल हिस्ट्री वगैरह है, सोशल हिस्ट्री का मतलब होता है कि किसी भी कालखंड में जो ये समाज है इसका जो इतिहास है वो किस तरीके का रहा है और किस तरीके से इसमें बदलाव आया है। हम लोग ये नहीं जानना चाहते इस वक्त में राजा कौन था, हम लोग ये नहीं जानना चाहते कि वो क्या करता था क्या नहीं करता था, वो क्या कर रहा था, उसकी पॉलिसीज वगैरह का समाज पर क्या असर पड़ा और समाज में कैसे बदलाव आया, हम लोग उसमें इंटरेस्टेड है। जब हम लोग इस चीज़ को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो चीज़ आ जाती है सोशल हिस्ट्री में। जब हम लोग सोसाइटी की एज अ होल बात करते हैं कि आप में क्या बदलाव आए क्या बदलाव नहीं, एक इंडिविजुअल किंग की या क्वीन की बात नहीं हो रही है, क्या एक इंडिविजुअल पॉलिसी की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल सोसाइटी की बात की जा रही है कि 1000 सालों में, 100 सालों में, 500 सालों में समाज कैसे बदला। तो ये सारी चीज कही ये इसको स्टडी किया जाता है कैटेगरी में जिसे कहते हैं सोशल हिस्ट्री। तो सोशल हिस्ट्री जो है इसमें पहली बार जो इंटरेस्ट उठा लोगों का वो उठा 19th और 20th सेंचुरी में। 19वीं और 20वीं शताब्दी में सोशल हिस्ट्री को लेकर हिस्टोरियंस थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुए, क्योंकि किंग क्वींस के बारे में जितना जानना था तब तक जान चुके थे, एक वक्त के बाद आप उनके बारे में और ज्यादा पता कर भी नहीं सकते हैं। तब इनको लगा कि इस वक्त आप जिन राजाओं के बारे में पढ़ा, जिन रानियों के बारे में पता किया, इनके वक्त में जो समाज रहा उसका भी तो अपना कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा, तो उसके बारे में भी हम लोगों को जानना चाहिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए सोशल हिस्ट्री का जो कंसेप्ट है वो शुरू हुआ, और तब जो है ये टेक्स्ट वगैरह को स्टडी करना शुरू किया गया और इनकी मदद से समाज में आए बदलावों को पढ़ा गया। तब खास तौर पे संस्कृत के अगर टेक्स्ट वगैरह को जो है उन पे ज्यादा तवज्जो दी गई, ज्यादा एम्फेसिस किया गया। तब ये लिया गया कि जो संस्कृत में टेक्स्ट लिखे गए इनको फेस वैल्यू पर लिया गया, यानी कि ये माना गया कि इसमें जो भी बातें कही गई हैं एक्चुअल में वो सच में प्रैक्टिस
होती थी। अगर उन्होंने लिख दिया कि धर्म के नाम पर आपने ये करना है, या फिर आपका धर्म ये है, आपके कर्म ये है, आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ये बात को मानना है, इस बात को नहीं मानना है, तो स्कॉलर्स ये मानकर चल रहे थे शुरू शुरू में कि एक्चुअल में ये सारी की सारी चीजें हो रही थी, वो फेस वैल्यू पे लेके चल रहे थे कि संस्कृत के टेक्स्ट में लिखा है मतलब पत्थर की लकीर है, समाज में ऐसा ही होता रहा होगा। ये इस तरीके का थॉट प्रोसेस था जब शुरुआत में सोशल हिस्ट्रीज को पढ़ा जा रहा था। बाद में जब इन्होंने दूसरे ट्रेडिशंस को पढ़ना शुरू किया, दूसरी भाषाओं के लिटरेचर पढ़ना शुरू किए, पाली भाषा में जो लिटरेचर लिखा गया था उसी कालखंड में, जिस कालखंड में संस्कृत में लिखे हुए लिटरेचर को ये लोग पढ़ रहे हैं, जिसको ये मानकर चल रहे हैं कि पत्थर की लकीर है, इसमें लिख दिया मतलब ऐसा होता होगा, ये मान लिया। और उसी कालखंड में पाली भाषा में अगर कोई लिटरेचर लिखा गया है उससे मिलता जुलता या इंडिपेंडेंट भी, मगर उसके बारे में अगर स्टडी किया, या फिर प्राकृत भाषा में जो लिटरेचर लिखा जा रहा है, या जो तमिल भाषा में लिटरेचर लिखा जा रहा है, जब आप उसको स्टडी करते हैं तो आपको एक बात पता चलता है कि जिस टेक्स्ट को आप अथॉरिटेटिव मानकर चल रहे थे, यानी जिसमें लिखी हुई बातों को आप मानकर चल रहे थे कि ये तो होना ही होना है, ये तो होता ही था क्योंकि ये संस्कृत के टेक्स्ट में लिखा गया, आपको पता चला कि ऐसा नहीं था कि उसको भी लोग बाग आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे, उसके ऊपर भी जो है सवाल उठाए जाते थे, ओकेशनली सही, मगर उसके ऊपर सवाल पूछे जाते थे। और कई बार यह भी होता था कि इन आइडियाज को जो संस्कृत टेक्स्ट में लिखे गए उनको हटा दिया जाता था, उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाता था। तो यहां से भी एक बड़ी एस्टॉनिशिंग बात समझ में आई कि समाज हमारा कभी ऐसा नहीं रहा जो आंख बंद करके किसी भी चीज पे भरोसा कर ले। वक्त के साथ में चीजों को एक्सेप्ट करता था, रिजेक्ट करता था, सब ठीक है, डिबेट डिस्कशन वगैरह चलता था, मगर यह कभी नहीं हुआ कि किसी ने कह दिया कि यह करना है और वो पत्थर की लकीर हो गई। हो सकता है उसके बारे में कम क्वेश्चनिंग हुई हो, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज को एकदम अथॉरिटेटिव मान लिया गया, ब्रह्म ज्ञान की तरह बस आपने एक्सेप्ट कर लिया कि लिख दिया गया है तो करना ही करना है। सवाल उठाए जाते रहे हैं, चाहे आपको तमिल में उसके एविडेंस मिलते हो, प्राकृत के लिखे हुए या पाली के लिखे हुए या किसी और भाषा में लिखे हुए लिटरेचर में एविडेंस मिले हो, मगर मिलते हैं एविडेंस इस बात के कि सवाल वगैरह पूछे जाते रहे, सवाल वगैरह उठाए जाते रहे। और ओकेशनली सही, रोज रोज की या फिर हर कभी नहीं होने वाली बात थी, मगर आपके कई बार जो नॉर्म्स वगैरह को सेटअप किया गया, इन्हें रिजेक्ट भी किया जाता रहा है। तो सोसाइटी जो थी ऐसी नहीं थी कि बस स्टैटिक थी और उन पे कुछ भी लाद दिया गया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट करने के पहले जांचा, परखा, समझा और उसके बाद अपने व्यवहार में उसको उतारा है। ये चीज भी एक इंटरेस्टिंग है और यहां से अपने को समझ में आती है, इस बात को अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि समाज में किस तरीके से अलग अलग रूल्स और अलग अलग प्रैक्टिसेस वगैरह जो है फॉलो होती थी। कुछ जगहों पर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती थी, कुछ जगहों पर जहां पर वो उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होती थी तो क्यों नहीं होती थी, और किस तरीके से रीजनल वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें स्टडी करने के पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना जरूरी है जिनका बार बार इसमें इस्तेमाल होगा। तो पहले हम लोग वो बेसिक टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में फिर हम लोग वो सारी प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। फैमिलीज के लिए और किन्स के लिए कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहला जो टर्म था वो था कुला। इंग्लिश में इसको कुला बोला जाता है, मगर अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कुल। का में छोटे ऊ की मात्रा और ला, जो कुल बोला जाता है कि आप किस कुल से बिलोंग करते हैं, या फिर जो रघुकुल रीत सदा चली आई में रघुकुल की बात की जा रही है, बेसिकली ये वो वाला कुल है जिसको इंग्लिश में कुला लिखा गया है। तो संस्कृत में जो शब्द है कुल, या फिर जिसको इंग्लिश में कुला लिखा जा रहा है, ये फैमिलीज को डेजिग्नेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। या जब आपने बोला रघुकुल तो आप क्या बोल रहे हैं कि आप सम्राट रघु जो हैं या फिर जो राजा रघु हैं, आप उनकी फैमिली की बात कर रहे हैं। या फिर आप गोकुल की बात कर रहे हैं तो आपकी जो गैया वगैरह है उनका कुल, या फिर जो गाय वगैरह है उसके कुल की बात कर रहे हैं कि जो लोग ये गाय वगैरह का पूरा पालन करते हैं उसके कुल की आप बात कर रहे हैं। इस तरीके से अलग अलग जो कुल लग जाते हैं किसी के नाम के आगे, तो वो बेसिकली फैमिलीज वगैरह को डिफाइन करता है या फैमिलीज वगैरह को बताता है। अगला जो टर्म आता है वो आता है जनाती। इसको जाति के साथ में कंफ्यूज मत कीजिएगा, जाति एक अलग टर्म है, उस पर भी बात करेंगे आगे। ये टर्म जो है वो है जनाती। जनाती का मतलब होता है लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोल्क, यानी कि आपका जो कुटुंब होता है, जैसे आपके मामा, मामी, नाना, नानी, चाचा, चाची, सब सारे लोग और उनके बच्चे, सबको मिला के जो आपकी फैमिली बनती है बड़े लेवल पर, उसको जिसको हम लोग हिंदी में कुटुंब बोल देते हैं कई बार, तो उसके लिए जो एक टर्म इस्तेमाल होता था संस्कृत में, उसको बोला जाता था जनाती। इसको जाति से कंफ्यूज मत करिएगा, जाति एक अलग शब्द है, वो आगे आएगा। जनाती इट्स अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है जी। तो जब हम लोग हिंदी में बोलें तो जो परिवार हो गया, हमारी खुद की फैमिली हो गई जिसमें मम्मी पापा और भाई बहन, इस तरीके से वो चीज क्या हो जाएगी, वो हमारा कुल हो जाएगा। और जनाती क्या हो जाएगा, अब हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारे मामी के मामा के लड़के, चाची चाचा के लड़के, या फिर ये सारे लोग जब हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो वो हो जाता है आपका जनाती, लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोल्क। और इसमें जो एक किनफोल्ड शब्द आया, इसका मतलब क्या है, किनफोल्ड का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, जिनके बीच में ब्लड रिलेशनशिप्स होते हैं, वो कहलाते हैं आपके किनफोल्क। और अगली चीज आती है वंश।
वंशा का मतलब होता है लीनिएज, कि आप भैया किससे आपकी जो है आपकी रीति चली आ रही है, आप किसके साथ में अपनी लीनिएज जोड़ते हैं। जैसे कई बार आप बोलते हैं कि हम फलाने फलाने जो है व्यक्ति उनके बेटे हैं, या फिर इनके सुपौत्र हैं, या फिर इनके जो है दादा नाती हैं, इस तरीके से। तो आप किसी व्यक्ति के साथ में अपना लीनिएज जोड़ रहे हैं, आप बता रहे हैं कि हमारा जो परिवार है इनसे चला आ रहा है। तो वो जो लीनिएज वगैरह जोड़ने की प्रथा थी, वो जो लीनिएज वगैरह था, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो होता था वंश। कई बार इसको वंश भी बोलते हैं, मगर इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो वंश होता था। तो ये टर्म्स अपने को याद रखना है। कुल का मतलब क्या? कुल का मतलब फैमिलीज वगैरह को डिफाइन करने के लिए होता है। और इस तरीके से अगर आपके पास में बहुत सारी फैमिलीज का एक लार्जर नेटवर्क है जो ब्लड से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसको हम लोग जनाती बोलते हैं। और वंश का मतलब क्या? कि वो व्यक्ति जिससे आप अपना लीनिएज ड्रॉ करते हैं, कि जिससे आप बोलते हैं कि हम हमारी जो प्रथा है या फिर जो हमारा परिवार है इनसे चला आ रहा है, इस तरीके से। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसको अपने को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में जो अपना मेन टॉपिक है मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, उस पर अपन लोग आते हैं और उसमें इन टर्म्स का इस्तेमाल बार बार होगा। तो जो फैमिलीज वगैरह थी जनरली क्या थी? एक लार्जर नेटवर्क था लोगों का, जिनको आप रिलेटिव्स के तौर पर डिफाइन कर सकते हो, या फिर जिनको आप किन फोल्क बोल सकते हो, उनका एक छोटा पार्ट। यानी कि एक बड़ा सा कुटुंब है आपका, उसमें आपके अलग अलग व्यक्ति के अपने अलग अलग परिवार हैं, हर एक व्यक्ति के अपने बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, उनके फिर बच्चे हैं। इस तरीके से एक परिवार जो है एक छोटा पार्ट होता था, एक सबसेट आप मान सकते हो। किस चीज का? एक बड़े कुटुंब का, जिसको आप इंग्लिश में या तो किन फोल्क बोल रहे हो या फिर आप रिलेटिव्स बोल रहे हो। जनरली इन फैमिलीज वगैरह के बीच में जो रिलेशनशिप्स थे वो ब्लड के ऊपर बेस्ड थे, आपके खून के रिश्ते हुआ करते थे। इनफैक्ट आज भी जो हम लोग ये खून का रिश्ता बोलते हैं, ये जो चीज हमारे समाज में चली आ रही है, ये पुरातन काल से चली आ रही है। जब से हम लोग फैमिलीज को आइडेंटिफाई किससे कर रहे हैं? ब्लड रिलेशनशिप्स के बेसिस पे कर रहे हैं। हालांकि अब फैमिलीज को ब्लड रिलेशनशिप्स के ऊपर डिफाइन किया जाता है, मगर डेफिनेशन अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग तरीके से देखने के लिए मिलती है। कई जगहों पर अब ऐसा किया गया है, हमारी पूरे ओवरऑल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कई सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे ब्लड कजिन्स वगैरह को जो है भाई बहन माना जाता है, कई या फिर रिलेटिव माना जाता है। कई जगहों पर भाई बहन या रिलेटिव नहीं माना जाता है। तो आपको इस तरीके के वेरिएशंस वगैरह जो हैं देखने के लिए मिलते रहते हैं। बट मोर और लेस फैमिली अगर आप बात करोगे, अगर हम लोग इसको सेट की भाषा में बोलें, तो अगर आपका जो सुपर सेट या यूनिवर्सल सेट है उसको आप बोल सकते हो किनफोल्क या फिर कुटुंब वगैरह, और उसके अगर आप सबसेट की बात कर लोगे वो क्या हो जाएंगी? वो आपकी फैमिलीज हो जाएंगी। और ये सब के सब किससे जुड़े हुए हैं? ये सब के सब जुड़े हुए हैं ब्लड से। ये ब्लड रिलेशनशिप्स वगैरह की मदद से जुड़े हुए हैं। और मगर इसमें भी रीजनल वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशनशिप होने के बाद में भी किनको आप भाई बहन मानोगे, किनको आप भाई बहन नहीं मानोगे, किनसे शादी हो सकती है, किनसे शादी नहीं हो सकती है, वो सारी चीजें जो है अलग अलग जगहों पर उसकी अलग अलग डेफिनेशन या अलग अलग अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलती है। उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। तो जो अर्लियर सोसाइटीज वगैरह हैं हमारी, अब उसमें आपकी जो फैमिली है और आपका जो किनशिप है, यानी कि आपका जो बड़ा कुटुंब है या परिवार है, उसके प्रति व्यक्तियों का या लोगों का एटीट्यूड क्या हुआ करता था। हिस्टोरियंस वगैरह जो हैं अर्ली सोसाइटीज को समझने के लिए इन एटीट्यूड्स या फिर इन बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं। क्या क्या देखते हैं? एक व्यक्ति अगर है तो उसका अपनी खुद के परिवार के प्रति क्या एटीट्यूड है, वो अपने दायित्वों का कैसे निर्वाह करता है, किस रिलेशनशिप को वो किस तरीके से जो है एग्जीक्यूट करता है, और किस तरीके से उसके तहत अपनी हर एक रिलेशनशिप में उसकी जो ड्यूटीज उनको कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, नेगेटिविटी के साथ, क्या माइंडसेट के साथ फॉलो के साथ में उन सारी चीजों को कर रहा है। एक तो ये सारी चीजें। दूसरा, उसका जो बड़ा कुटुंब है, उसकी जो उसका जो बड़ा आपका किनशिप वगैरह है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली वगैरह बोल रहे हैं इंग्लिश में, आज की तारीख में जो टर्म इस्तेमाल होता है उसमें, तो उसके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है। इन दो बातों को थोड़ा एनालाइज किया जाए तो फिर हिस्टोरियंस को अर्ली सोसाइटीज के काफी सारे जो है बिहेवियर्स के बारे में और थिंकिंग के बारे में पता चलता है। जब एनालिसिस को किया जाता है तो उससे आपको यह समझ में आता है इंडिविजुअल लोगों की थिंकिंग क्या थी, उसमें आपको एक इंसाइट मिलता है। साथ ही साथ आपको यह समझ में आता है कि इंडिविजुअल्स क्योंकि कलेक्टिवली एक सोसाइटी बनते हैं, तो ओवरऑल अलग अलग एक ही कंडीशन में अलग अलग व्यक्ति अगर या ऐसी कंडीशन मिल जाए कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति किस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके और उनमें कितना वेरिएशन आ रहा है, उसको देखकर आप ये भी समझ सकते हैं कि समाज ओवरऑल किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर किस तरीके से सोचता था, या जनरली लोगों की थिंकिंग या बिहेवियर किस तरीके से था। अब
फैमिली के प्रति जिस तरीके का आपका व्यवहार है, या किनशिप या फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ आपका जिस तरीके का एटीट्यूड है, जिस तरीके की थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसकी वो सारी की सारी जो आपके विचार, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो ये आपके आइडियाज में ट्रांसफॉर्म होगी। और ये आइडियाज वगैरह ही जो है फिर आपके एक्शंस वगैरह को शेप देते हैं। और इन एक्शंस को जब आप स्टडी करोगे तो उससे आपको लोगों के एटीट्यूड और उसी में फिर आपके जो वक्त के साथ में चेंज होते हुए एक्शंस हैं, उससे आपके चेंज होते हुए एटीट्यूड्स के बारे में पता चलता है। जब आप ये सारी चीजों को देख लेते हो तो उससे आपको ओवरऑल सोसाइटी में जो बदलाव आ रहा है वो चीज आपको काफी अच्छे से समझ में आती है। इस चीज को फिर से समझिए, हम लोग क्या बेसिकली बात कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशन एक फेज में आया है वो कैसे आया, हम लोगों ने ये स्टडी करना है। हिस्टोरियंस ने उसके लिए जुगत निकाली है कि हम लोग अर्लियर सोसाइटीज में किसी व्यक्ति का अपने परिवार और अपने एक्सटेंडेड फैमिली या कुटुंब के लिए, जिसके लिए किनशिप शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके प्रति उसका किस तरीके का बिहेवियर है, हम लोग इसको देखेंगे। अब यहां इसको पढ़ने से हमें मिलेगा क्या कि हमें लोगों के दिमाग में जो विचार चल रहे हैं या एक पर्टिकुलर परिस्थिति में अलग अलग लोगों का किस तरीके का बिहेवियर है, उससे हम लोगों को यह समझ में आएगा कि व्यक्ति जो है किस तरीके से सोचता था और किस तरीके से बिहेव करता था। अलग अलग व्यक्तियों के पर्सपेक्टिव या थॉट प्रोसेस को समझ के हम लोग ओवरऑल समाज का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब ये एक लाइकली बात है कि ये सारे के सारे जो थॉट प्रोसेस है, ये थिंकिंग है अपने परिवार के प्रति, अपने किनशिप के प्रति, ये जो विचार हैं, इन्हीं के बेसिस पर आप अपना एक्शंस वगैरह को कर रहे हो, जो अच्छे बुरे सही गलत जो भी एक्शंस वगैरह हैं। बेटे के प्रति किस तरीके की आपकी थिंकिंग है, उससे आपका बेटे के प्रति जो बिहेवियर है वो डिस्क्राइब होगा, या फिर बेटी के प्रति किस तरीके की थिंकिंग है या किस तरीके के विचार या आइडियाज, उससे ये डिस्क्राइब होगा कि बेटी के प्रति आप किस तरीके का एक्शन करते हो। या फिर आपका अगर आपके माता पिता हैं, उनके प्रति आपका किस तरीके का बिहेवियर या एटीट्यूड है, वो आपके उनके प्रति जो आइडियाज या विचार है उससे समझ में आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग जो आपके लोग हैं आपकी फैमिली में या फिर आपकी किंगशिप में, उनके प्रति आपके आइडियाज, उनके प्रति आपके एक्शंस को डिफाइन करते हैं। और उनके जो एक्शंस हैं उससे आपको या फिर उन एक्शंस में वक्त के साथ में कालांतर में जो बदलाव आता चला जा रहा है, उससे आपको समझ में आता है कि समाज में किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, एटीट्यूड किस तरीके से बदल रहा है। और इसको डिस्कस करते हैं फर्दर। अगला इसी से रिलेटेड एक आइडिया आता है, आइडिया ऑफ पैट्रिलिनिटी। इसको थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें इसका कंसेप्ट हमें लगेगा। पैट्रिलिनिटी का मतलब होता है कि आप अपना जो डिसेंट है अपने फादर से या फिर अपने उसके पहले के जो लोग हैं, अपने जो पुरुष लोग हैं, उनसे आप जोड़ते हैं। अपनी फैमिली के जो पुरुष हैं उनके साथ में अगर आप अपना जो ट्रेस है वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप किसकी संतान है, तो इसका जवाब ये हो सकता है आपके पिताजी की संतान भी आप बोल सकते हैं और अपनी माताजी की संतान भी बोल सकते हैं नाम के साथ में, कि मैं मेरे पिताजी जिनका नाम ये और ये है मैं उनकी संतान हूं, या फिर मेरी माताजी जिनका नाम ये और ये है मैं इनकी संतान हूं। अगर आप अपने पिताजी के साथ में अपने आप को जोड़ रहे हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि आपके दादा कौन थे या फिर आपके परदादा कौन थे, इस तरीके से अगर आपकी फैमिली में आपके पुरुषों के नाम पूछे जाएं और अगर आप उनके साथ में अपनी लीनियज को जोड़ें कि इनके पिता ये थे, इनके पिता फिर ये हुए, इनके पिता ये थे और इनका पुत्र मैं हूं, इस तरह से आप अगर पुरुषों के साथ में अपनी जो लीनियज जोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है पैट्रिलिनिटी। अब मगर इसी सवाल का कि आप किसकी संतान है, इसका एक जवाब यह भी बनता है कि मैं अपनी माताजी की संतान हूं जो इनका नाम सो एंड सो है। अब यह पूछा जाए कि वो किसकी संतान है, तो फिर वो अपनी माताजी की संतान है जो आपकी नानी है। वो किसकी संतान है, तो वो अपनी माताजी की संतान है जो आपकी परनानी है। इस तरह से एक ट्रेस ये भी बन सकता है कि आप अपनी माताजी की तरफ से भी अपना ओरिजिन जो है ट्रेस कर सकते हैं। तो जब आप अपनी लीनियज अपनी माताजी की तरफ से ट्रेस करते हैं, जब अपना डेसेंट जो है अपनी माताजी की तरफ से ट्रेस करते हैं, आपकी जो वंशावली है अपनी माता की तरफ से आप देखते हैं, उसको मैट्रिलिनिटी बोला जाता है। यानी कि अपने पिता की तरफ से अगर आप अपना वंश जो है उसके साथ में रिश्ता जोड़ते चले जाते हैं और उसकी मदद से अपना डेसेंट जो है अपना जो किस तरीके से आपके एग्जिस्टेंस कैसा है उस तरफ उसको अगर आप डिफाइन करते हैं, वो कहलाता है पैट्रिलिनिटी। और अगर माताजी की तरफ से या महिला की तरफ से या मदर की तरफ से अगर आप जोड़ते हैं उसको कहा जाता है मैट्रिलिनिटी। ये याद रखना पड़ेगा, इसकी अपने को आगे जरूरत पड़ेगी। महाभारत की जो कहानी है, जब आप इसको स्टडी करते हो तो इसमें आपको कई जगहों पर यह बात समझ में आती है कि किनशिप के रिलेशनशिप जो हैं किस तरीके से वक्त के साथ में बदलते हैं। यानी कि कुटुंब में, भाइयों के बीच में, कजिन्स के बीच में रिश्ते नाते और रिलेशनशिप्स किस तरीके से चेंज होते हैं, वो आपको महाभारत की स्टोरी पढ़कर समझ में आता है। मेन कहानी हम सब लोगों को पता है मगर फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसमें जब महाभारत को आप स्टडी करते हो तो ओवरऑल आपको समझ में आता है कि एक आपकी रूलिंग क्लास है, एक महाजनपद है, उस महाजनपद में एक रूलिंग लीनियज या एक रूलिंग क्लास है जिसको बोला गया है कुरुस या कुरुवंश।
कुरुवंश के की जो फैमिली है, इसमें दो कजिन्स का ग्रुप है, एक आपके कौरव है, दूसरे आपके पांडव हैं, और ये दोनों के दोनों एक सिंगल रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कहां पे रूल कर रही है, एक महाजनपद में, जिसका नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, और इस पर्टिकुलर फैमिली का नाम क्या है, कुरु वंश वाले की पूरी फैमिली है। इसमें कौरव और पांडव आपके दो कजिन्स का ग्रुप है। इनके बीच में बेसिकली लैंड और पावर को लेकर जो है एक फ्यूड हो जाता है, एक डिस्प्यूट हो जाता है। अब ये जो फ्यूड है, जो लैंड और पावर को लेकर हुआ है, बेसिकली ये एक ही किनशिप में हुआ है, यानी कि एक ही कुटुंब के अंदर ये सारी बात चल रही है। वक्त के साथ में सारी बात हमको पता है, होते होते अल्टीमेटली इनके बीच में लड़ाई होती है, जिसमें पांडव जो हैं विक्टोरियस निकल कर आते हैं, जीत जाते हैं। अब इनकी जीतने के बाद में जो सारी चीजें हुई थी वो तो अपनी जगह ठीक है कि ये राजा बन गए युधिष्ठिर और सारी बातें, मगर यहां पे जब आप टेक्स्ट को स्टडी करते हो तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आती है, और इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि यहां पर इस जीत के बाद से पैट्रीलिनियल सक्सेशन जो है इसको प्रोक्लेम कर लिया गया। पैट्रीलिनियल का मतलब क्या, फिर से वापस लौटते हैं अपन लोग। पैट्रीलिनिटी का मतलब क्या, जब आप अपना डेसेंट जो है अपने पिता से जोड़ते हैं, और या फिर आपके ग्रैंडफादर से जोड़ते हैं इस तरीके से कि मैं इनका बेटा हूं, या फिर मैं इनका जो हूं, मैं नाती हूं, या फिर मेरे जो परदादा थे वो ये थे, परदादा के परदादा ये थे। इस तरह से जब आप अपने फैमिली के पुरुषों के साथ में अपना डेसेंट जोड़ते हैं, वो पैट्रीलिनिटी कहलाती है। महाभारत की जंग के बाद में जो चीज हुई वो ये हुआ कि हम लोगों ने ये तो देख लिया कि जंग किस किस के बीच में थे, सारी पावर को लेके एक ही फैमिली में लड़ाई हुई थी। कुरुवंश के लोग थे और कुरु महाजनपद में ये लोग बेसिकली रूल किया करते थे। तो यहां पर अब ये लड़ाई के बाद में पैट्रीलिनियल सक्सेशन जो है इसको प्रोक्लेम कर लिया गया, यानी कि पैट्रीलिनियल सक्सेशन की जो प्रथा है ये माना गया कि आगे से अब ये चलेगी, मैट्रीलिनियल सक्सेशन अब नहीं माना जाएगा। पैट्रीलिनियल सक्सेशन का मतलब क्या है कि जो सन वगैरह है, जो आपका बेटा है, वो अपने पिता के जितने भी रिसोर्सेज वगैरह हैं या जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब पे क्लेम कर सकता है, दावा ठोक सकता है जब पिता की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि जैसे ही पिता की मृत्यु होती है उसके बाद में जो बेटा है परिवार में, जो पिता का बेटा है या बेटे हैं, वो पिता की जितनी भी संपत्ति है उसके ऊपर अपना स्वामित्व का जो अधिकार है वो रख सकते हैं कि क्योंकि मैं इनका बेटा हूं, ये मेरे पिता थे तो इसलिए अब और ये नहीं रहे हैं तो इनकी जो संपत्ति है वो अब मेरी हो जाती है। इस तरीके से आप अपना दावा रख सकते हो। अगर राजाओं की बात की जाएगी तो राजाओं के केस में आपका जो सिंहासन है वो भी इस दावे के अंदर आ जाएगा कि अगर आपके कोई राजा शांत होता है या किसी राजा की मृत्यु होती तो राजकुमार जो है वो इस दावा इस तरह से पेश कर सकता है कि क्योंकि अपने समाज में पैट्रीलिनियल सक्सेशन जो है वो महाभारत के बाद से मान लिया गया है, और क्योंकि मेरे पिताजी राजा थे और वो अब नहीं रहे, और लड़का जो है वो अपने जो स्वर्गीय पिता है उनकी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, तो क्योंकि मेरे पिताजी राजा थे इसलिए अब मैं आपका जो थ्रोन है या सिंहासन है उस पर अपना क्लेम कर रहा हूं। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। अब ये जितने भी आपकी रूलिंग डायनेस्टीज आपको 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से देखने को मिलती हैं, वो सबके सब इस पैट्रीलिनियल सक्सेशन को जो है फॉलो करते हैं। अब यहां पे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं करते थे, या वाटर टाइट उसको कि एकदम पत्थर की लकीर है ऐसे ही चलना है, इससे ना इधर हटना है ना इधर हटना है, इस तरीके से फॉलो नहीं करते थे। इसमें आपको वेरिएशंस जो है रीजनल लेवल पर देखने के लिए मिलते थे। क्या वेरिएशंस थे हम लोग देखेंगे, मगर ये अपने को याद रखना है, महाभारत की पूरी लड़ाई के बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो क्या है, पैट्रीलिनियल सक्सेशन को वरीयता दी गई है, ना कि मैट्रीलिनियल सक्सेशन को। यानी कि आप कोई लड़का जो है अपना डेसेंट कहां से कहां जोड़ेगा, अपने परिवार के पुरुषों के साथ में जोड़ेगा, ना कि अपने परिवार की महिलाओं के साथ में जोड़ेगा, एक चीज। और ये चीज आज तक फॉलो हो रही है हमारे देश में, ये पैट्रीलिनियल सक्सेशन जो है आज तक जो है माना जाता है। इसी तरीके से अगर आप राजकुमारों की बात, पैट्रीलिनियल सक्सेशन का मतलब क्या कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके बेटे या बेटा जो है उसकी प्रॉपर्टी या उसकी संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार कर सकता है। अगर मरने वाला व्यक्ति राजा था और उसका लड़का फिर उसका जो सिंहासन है उस पर भी अपना दावा ठोक सकता है। एंड ये जो सिस्टम है वो कब से, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से अगर आप बात करोगे तो लगभग मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज इस बात को फॉलो करती थी, और इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलता था। इसमें तो सवाल बनेंगे, अच्छे से अपने को ध्यान इस चीज को रखना है। अच्छा, कई बार अगर ऐसा हुआ कि कोई राजा अगर निसंतान मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर राजा को कोई बेटा नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में फिर आप क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में तो फिर पैट्रीलिनियल सक्सेशन आपको रुक जाएगा, क्योंकि लड़का है नहीं तो राजा की मृत्यु, या फिर अगर लड़का हुआ नहीं या फिर लड़का था नहीं,
निसंतान अगर आपकी मृत्यु हुई है या संतान ही नहीं है तो लड़के का सवाल नहीं उठता, या फिर अगर आपकी सिर्फ लड़कियां हुई और लड़का नहीं हुआ, उस परिस्थिति में पैट्रीलिनियल सक्सेशन बनेगा नहीं, तो राजा का सिंहासन है फिर उस पर कौन क्लेम करेगा। ऐसी कंडीशन में जो आपके किन्समैन थे, यानी कि आपके कुटुंब के जो दूसरे लोग हैं, खासतौर पर आपके जैसे अगर आपका भाई है, वो फिर आपकी जगह पे आके बैठेगा। ये महाभारत की कहानी में भी इस तरीके की परिस्थितियां कुछ बनी थी। इसी के चक्कर में फिर पांडु की मृत्यु के बाद में, क्योंकि सारे उनके बेटे वगैरह जो थे काफी यंग थे, तो धृतराष्ट्र को फिर राजा बनाया गया था। वो सारी चीजें हैं। तो कई बार अगर राजा निसंतान मृत्यु को प्राप्त होता है, या फिर अगर उसको बेटा नहीं है, उस परिस्थिति में आपका जो भाई है वो सक्सेशन करते हैं एक दूसरे का। एक भाई के बाद में फिर आपका दूसरा भाई आके बैठ जाता है। लेट से अगर ये परिस्थिति भी नहीं है, तो उस केस में फिर आपका जो कुटुंब है, आपका जो किन्समैन है, उसमें से फिर कोई जो है सबसे ज्यादा जो एबल व्यक्ति है, वो थ्रोन के ऊपर या सिंहासन के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करेगा। बहुत एक्सेप्शनल कंडीशंस में आपको कुछ ऐसी पावरफुल महिलाएं भी मिलती हैं, जिसमें सबसे शानदार एग्जांपल है प्रभावती गुप्ता का, जिनके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। इस तरीके की पावरफुल महिलाएं भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो पावर एक्सरसाइज करती हैं, जो राजकाज चलाती हैं, सिंहासन पर बैठती हैं। मगर इस तरीके की कहानी बहुत कम है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। प्रभावती गुप्ता जैसी महिलाओं के जो पावर को एक्सरसाइज करती थी, जो अपने मन मुताबिक जो है इस तरीके से आपके शासन वगैरह को चलाती थी और पावर उनके हाथ में होती थी। जनरली पुरुष जो है वही आपका पावर वगैरह को एक्सरसाइज किया करते थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो पैट्रीलिनिटी है वो सिर्फ आपका रूलिंग क्लास में आपको देखने को मिल रही हो, यानी कि अगर राजा है तो राजा के उस परिवार में इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, ऐसा भी नहीं था। आप अगर कॉमन बात कर लेंगे तो कॉमन सोसाइटी में भी पैट्रीलिनिटी जो है काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट थी। खास तौर पे अगर आप वेल्थी क्लास की बात कर लें, या फिर अगर आप प्रीस्ट क्लास की बात कर लें, तो उसमें आपकी जो पैट्रीलिनिटी है वो आपको काफी क्लियर देखने को मिलती है। अगर आप रिचुअल टेक्स्ट वगैरह की बात कर लें, ऋग्वेदा जैसे जो रिचुअल टेक्स्ट हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अलग अलग परिस्थितियों में जो आपको अलग अलग क्रिया कांड करने हैं, जिस तरीके से आपको अलग अलग पूजा अर्चना करनी है, तो उसमें जो कस्टम्स वगैरह बनाए गए हैं, उसमें जनरली वरीयता किसको दी गई है? पुरुष को दी गई है, या फिर बेटे को दी गई है, ये इस तरीके से। तो इससे भी अपने को समझ में आता है कि पैट्रीलिनिटी सिर्फ आपका पावर तक रिलेटेड नहीं थी, ये आपके जो दूसरे वैदिक कर्म कांड थे उसमें भी शामिल थी। और ये इसमें भी वरीयता वगैरह जो है आपके पुरुषों को दी जाती थी, या फिर आपकी पैट्रीलिनिटी के बेसिस पर जो है आपका पूरा का पूरा कस्टम वगैरह ऋग्वेद वगैरह में से अपने को पता चलता है कि रिचुअल्स वगैरह जो थे उसमें बेसिकली जो लड़के हैं या फिर जो आपके पुरुष हैं उनको वरीयता प्राप्त थी। और ये चीज सिर्फ राजाओं के केस में आपको देखने को नहीं मिल रही है, वेल्दी क्लास वगैरह में भी आपको, या फिर वो लोग जो अपना हाई स्टेटस क्लेम करते थे, वो भी लगभग इसी फैशन को या फिर इसी पर्टिकुलर ट्रेडिशंस वगैरह को फॉलो कर रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मैरिजेस। हम लोग ये देखेंगे कि समाज में कितने तरीके की जो शादियां थी वो प्रचलित थी, किस तरीके के सिस्टम्स जो थे मैरिज के वो प्रचलित थे, और उसमें से फिर किस तरीके की जो मैरिजेस वगैरह थी वो अच्छी मानी जाती थी, किस तरीके की मैरिजेस वगैरह को अच्छा नहीं माना जाता था, किस तरीके की मैरिजेस वगैरह को फॉरबिडन माना जाता था और क्यों माना जाता था। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोग मैरिज कितने तरीके की होती है बेसिकली, जो या फिर कितने तरीके की मैरिजेस वगैरह उस वक्त में थी या चलन में या प्रैक्टिस में, उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहले आती है एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब है कि अगर आपने किसी एक यूनिट के अंदर ही शादी करी है तो उसको हम लोग एंडोगैमी कहते हैं। अब ये यूनिट कुछ भी हो सकती है, ये एक किन ग्रुप हो सकता है, किन ग्रुप का मतलब अपना खुद का कुटुंब हो सकता है, या फिर एक कास्ट हो सकती है, या फिर एक ग्रुप हो सकता है जो किसी एक लोकेलिटी में साथ में रह रहा हो, कबीला वगैरह, और वो अगर आपस में ही अपनी बच्चियों की शादियां वगैरह अगर करते हैं तो उस चीज को फिर कहा जाता है एंडोगैमी। दूसरा जो तरीका होता है मैरिज का उसको बोला जाता है एक्सोगैमी। एक्सोगैमी का मतलब होता है कि आप अपने यूनिट के बाहर शादी कर रहे हो। अगर आप अपने कुटुंब के या परिवार के बाहर शादी कर रहे हो, या फिर अगर आप अपने कबीले के बाहर शादी कर रहे हो, या फिर अपनी लोकेलिटी के बाहर में जो अपनी बच्ची की शादी कर रहे हो, तो उस चीज को बोला जाता है एक्सोगैमी। ध्यान से देखिएगा, ज्यादा फर्क नहीं है शब्दों में। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है? एंडोगैमी का मतलब हो गया कि आप अपने यूनिट में ही शादी कर रहे हो। यूनिट क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। एक किन ग्रुप यानी कि आपके परिवार से लेकर आप, या फिर आपके कुटुंब से लेकर आपकी कास्ट, या फिर आपका अगर कोई ग्रुप साथ में एक लोकेलिटी में रह रहा है, तो वो कोई भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं और उसी में शादी कर रहे हो, वो कहलाएगा एंडोगैमी। मगर इसी की जगह अगर आपने अपने कुटुंब से, अपनी कास्ट से, अपने जो ग्रुप है या फिर जो आपका कबीला है उससे बाहर शादी करी है, उसको क्या बोला जा रहा है? बस जरा सा फर्क आ जाता है, एक्सोगैमी। एंडोगैमी ना बोल के उसको एक्सोगैमी बोल दिया गया है।
तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है पॉलीजाइनी। ये याद रखना है, पॉलीगनी या पॉलीजाइनी। इसमें अगर एक पुरुष जो है वो कई सारी जो अगर आपकी उसकी बीवियां हैं, अगर वो एक व्यक्ति जो है कई सारी वाइफ्स रखता है तो उसको बोला जाता है पॉलीगाइनी। और इसी का उल्टा होता है पॉलीएंड्री, जिसमें एक महिला के कई सारे पति होते हैं या फिर कई सारे आपके हस्बैंड्स होते हैं, तो वो चीज कहलाती है या फिर वो प्रैक्टिस जो है वो मैरिज कहलाती है, का जो सिस्टम है वो कहलाता है पॉलीएंड्री। याद रखना है, अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी आगे। एंडोगैमी का मतलब क्या होता है? एंडोगैमी का मतलब होता है अगर आपने अपने ही परिवार, अपने ही ग्रुप में अगर शादी कर दी, और ग्रुप का मतलब क्या हो सकता है? वो आपका कुटुंब भी हो सकता है, या फिर वो आपकी कास्ट भी हो सकती है, या फिर वो आपका कबीला भी हो सकता है, लोकेलिटी भी हो सकती है जहां आप रह रहे हो, इस तरीके से। और इसमें आपने शादी कर दी है, उसको क्या बोला गया है? इसको कहा गया है एंडोगैमी। इसी का उल्टा हो जाता है एक्सोगैमी, कि आपने अगर अपने यूनिट के बाहर शादी करी है, यानी कि अगर आप अपनी कास्ट के बाहर गए हैं, अपने कुटुंब के बाहर गए हैं, या फैमिली के बाहर गए हैं, या फिर अगर आप जिस कबीले में रहते हैं उस कबीले के बाहर गए हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसके बाहर से आप शादी कर लाए, तो वो एक्सोगैमी होता है। जनरली एक्सोगैमी की मैरिजेस वगैरह जो है आज की तारीख में प्रिवेलेंट है। इसके बाद तीसरा होता है पॉलीगिनी। पॉलीगिनी का मतलब होता है एक पुरुष की अगर कई सारी पत्नियां हैं तो उसको पॉलीगिनी बोला जाता है। और एक होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री का मतलब एक महिला की अगर कई सारे पति हैं, जिस थीम के बेसिस पे महाभारत लिखी गई थी, द्रौपदी और उनके 5 पति वगैरह की जो कहानी थी, तो ये चीज जो है वो कहलाती है पॉलीएंड्री। अब हमारे समाज की क्या कहानी थी? हमारे समाज में आपकी जो पैट्री लीनियज है, आपका जो कुटुंब चलता रहे, उसके लिए आपका जो सन होना है या फिर आपका जो बेटा होना है वो इंपॉर्टेंट माना जाता था। मगर इसी फ्रेमवर्क में अगर आप बेटियों की बात करें तो उनकी जो कहानी थी वो ऑलटुगेदर अलग थी। यानी कि समाज जो उस वक्त का था उसमें ये मानकर चला जा रहा था कि अगर आपका बेटा होगा तो ज्यादा अच्छी बात है, आपका वंश चलता रहेगा, आपकी जो लीनियज है वो बनी रहेगी, आपका जो खून है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। इस तरीके की थॉट प्रोसेस थी। लड़कियों को इसी थॉट प्रोसेस में एक अलग तरीके से देखा जाता था। वो क्या था वो हम लोग देखते हैं। एक चीज तो ये कि लड़कियां जो हैं आपके हाउस होल्ड्स वगैरह के रिसोर्सेज पे कोई क्लेम नहीं कर सकती हैं। यानी कि आपके अगर पिता की मृत्यु होती है उसके बाद आप ये नहीं कह सकती कि मेरा भी जो है अपने पिता की संपत्ति में हक बनता है। लड़कियां जो थी या फिर जो आपकी महिलाएं थी वो हाउस होल्ड की प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती थी। पहली चीज, उनका जनरली जो है ये डिजायरेबल माना जाता था कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी अपने कुटुंब के बाहर की जाए, यानी कि किसी दूसरे कुटुंब में या किसी दूसरे परिवार में, किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरी का आपकी जो लोकेलिटी है उसमें अगर आप शादी करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये डिजायरेबल माना जाता था। तो ये जो प्रैक्टिस थी इसको क्या बोला जाता था? इसको कहा जाता था एक्सोगैमी। अभी हम लोगों ने एक्सोगैमी की बात करी है, फिर से देख लेते हैं। एक्सोगैमी का मतलब क्या? अगर आप अपनी यूनिट के बाहर शादी कर रहे हैं तो उसको एक्सोगैमी कहा जाता है। वो यूनिट क्या हो सकती है? कुटुंब भी हो सकता है, किन, या फिर आपकी कास्ट हो सकती है, या फिर आपका ग्रुप हो सकता है, कबीला हो सकता है, लोकेलिटी हो सकती है। इसके बाहर आप शादी कर रहे हो वो कहलाता है एक्सोगैमी। और अपना जो पुराना समाज था उसमें भी एक्सोगैमी वगैरह जो है इसके ऊपर फोकस किया जाता था। वो माना जाता था, डिजायरेबल यही माना जाता था कि आप अपने कुल के बाहर, अपने किन के बाहर, अपने कुटुंब के बाहर शादी करिए, एक्सोगैमी की प्रैक्टिस करिए, वो ज्यादा बेटर है लड़की वगैरह के लिए। और क्योंकि अब महिलाओं की शादियां की जानी है तो इसके कारण जो आप खास तौर पे अगर आप हाई स्टेटस जो अपनी फैमिलीज वगैरह क्लेम करती थी उनकी बात कर लें, अब इसमें राजा भी आ जाते हैं, आपकी अपर क्लास की सोसाइटी भी आ जाती है। इनफैक्ट यही प्रैक्टिस फिर आपको लोअर क्लास की सोसाइटी में भी जो है देखने के लिए मिली। लोअर क्लास से मेरा मतलब इकोनॉमिकली जो उतना ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए थे उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी फिर आपको ये चीज देखने के लिए मिली कि जो महिलाएं हैं उनकी जिंदगी को काफी ज्यादा कंट्रोल किया जाता था और उनको एक खास तरीके से बड़ा किया जा रहा था ताकि सही वक्त पर सही पुरुष के साथ में उनका ब्याह किया जा सके, उनकी शादी की जा सके। अब ये जो कंसेप्ट था कि आपकी जो बेटी है उसको आपको ध्यान रखना है और इस तरह से बड़ा करना है कि वो सही वक्त में सही पुरुष के साथ में ब्याह दी जाए और उसके घर चली जाए, एक्सोगैमी की प्रैक्टिस के तहत में ये शादी की जाए। इस थॉट प्रोसेस के कारण कन्यादान का कंसेप्ट जो है वो रोल में आता है। यानी कि आपको अपनी बेटी जो है मैरिज में गिफ्ट के तौर पर एक व्यक्ति को देनी है और इस चीज को जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी एक पिता की मानी गई थी। कन्यादान जो है उसको एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी माना गया था जिसके बेसिस पर ये शादी वगैरह जो है की जा रही थी। तो कन्यादान का कंसेप्ट वगैरह जो है यहां से निकल कर आया था कि एक पिता के लिए उसकी बेटी जो है
उसको देखने का एक अलग नजरिया था, उसका एक अलग एटीट्यूड था, और एक बेटा जो है उसको देखने का एक अलग नजरिया था, एक अलग एटीट्यूड था। बेटा जो था वो पैट्रिलिनियल सक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट था कि भैया तुमसे वंश चलेगा, ये और वो सारी चीजें। एट द सेम टाइम बेटी को माना जाता था कि हमें इनका दान करना है, कन्यादान करना है, शादी करवानी है एक जगह। तो उस हिसाब से अलग तरीके से लड़के को ग्रो किया जा रहा है, लड़के का जो अपब्रिंगिंग है अलग तरीके से की जा रही है, और लड़कियां जो है उनकी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से की जा रही है। और इसी सब के चलते कन्यादान का जो कंसेप्ट है वो निकलकर आया है, और इसको एक फादर की इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी माना गया है, यानी कि कन्यादान को धर्म से भी जोड़ा गया है, और इस तरीके से इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया गया, या फिर इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया गया कि आपने किस तरीके से अपनी बेटियों को ग्रो करना है, किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग करनी है, किस तरीके से आपके बेटों की अपब्रिंगिंग करनी है। चलें आगे बात करते हैं। तो जैसे जैसे अब आपके नए नए शहर निकलते चले गए, 6th सेंचुरी बीसी के आसपास से आपके टाउन्स वगैरह फिर से आना शुरू हो गए थे। तो जैसे जैसे आपके नए शहर वगैरह ग्रो कर रहे थे, और जैसे जैसे आपकी सोशल लाइफ वगैरह जो है कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही थी, तो ट्रेड वगैरह बढ़ रहा था, तो अलग अलग दूर दूर जगह के जो लोग हैं एक दूसरे के साथ में जुड़ रहे थे, एक दूसरे के साथ में उठना बैठना हो रहा था। तो अलग अलग तरीके के जो आपके आइडियाज वगैरह निकल कर आ रहे हैं, कन्यादान का कंसेप्ट है, पेट्रिलिनिटी का कंसेप्ट है, मेट्रिलिनिटी का कंसेप्ट है, अलग अलग तरीके की शादियां हैं, एंडोगेमी है, एक्सोगेमी है, पॉलीजाइनी है, पॉलीएंड्री है, सबकी भी अगर आप बात कर लें, ये अलग अलग चीजें जो हैं सब इकट्ठी हो रही थी, और लोग इन वेरियस आइडियाज वगैरह के बारे में बात कर रहे थे। तो इस सब के चक्कर में हुआ ये कि लोगों ने समाज में जो जिंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग वगैरह सब साथ में बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं, अलग अलग जगह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो अलग अलग जो आपके एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उनके ऊपर आइडियाज की शेयरिंग हो रही है। आइडियाज की शेयरिंग वगैरह के कारण अब जो वाद विवाद है उसका निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं जो आपकी ये बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस वगैरह डेवलप हो गई थी तब तक इस बात के ऊपर। और इस चीज के भी अपने को अच्छे खासे प्रमाण, एविडेंसेस वगैरह जब आप स्टडी करते हो उसमें देखने को मिलते हैं। जो टेक्स्ट वगैरह आप स्टडी करते हो तो काफी सारी आपकी इस तरीके की कहानियां आती हैं जिससे आपको ये समझ में आता है कि अलग अलग जगहों के लोगों का इंटरेक्शन और अलग अलग सोशल कस्टम्स और कल्चर के ऊपर बातचीत के तहत लोगों ने अब जो आपके एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स हैं उनके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, और उनके खिलाफ एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा था। इसके काउंटर में अब ये जो चैलेंज आपका निकल कर आ रहा है कि समाज के अंदर से विरोध कई सारी चीजों को लेकर खड़ा होने लगा है, लोग सवाल उठाने लगे हैं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही क्यों हो रहा है, वहां के लोग तो ऐसा नहीं करते, इसमें ये बदलाव किया जा सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। इस तरीके की चीजों को जब ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मण जो खास ने जब इस चीज को देखा और समझ में आया कि समाज में जो है रेजिस्टेंस उठ रहा है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में सोशल बिहेवियर के कोड्स वगैरह को जो है लिखकर तैयार किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, सोशल बिहेवियर के जो कोड्स हैं उनको अच्छा खासा डिटेल में लिखकर तैयार किया गया। इसमें यह कहा गया कि इन कोड्स वगैरह को आपके ब्राह्मण जो है उनको पर्टिकुलरली फॉलो करना है, और समाज जो बचा हुआ है उनको इन जनरल जो है इन कोड्स वगैरह को फॉलो करना ही करना है। यह क्यों किया गया? क्योंकि सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, समाज जिस तरीके से आपका ग्रो कर रहा है, अलग अलग जगह के लोग जब इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसके कारण जो आपका एक आपका सोशल माइल्यू तैयार हो रहा है जिसमें अलग अलग जगह के लोग अपने अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बाद समाज के अंदर से विरोध उठना शुरू हो गया कई सारी कस्टम्स वगैरह को लेके, प्रथाओं को लेके। तो उसके काउंटर में यह चीज निकल कर आई कि सोशल बिहेवियर के जो आपके कोड्स वगैरह हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, उसको बहुत डिटेल में जो है ब्राह्मण्स ने लिखकर तैयार किया। इसमें यह बोला गया कि जो ब्राह्मण्स हैं वो इसको इन पर्टिकुलर फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, और सोसाइटी जो है इन जनरल फॉलो करेगी। 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से अगर आप देखेंगे तो संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए जिनका आज तक हमारे समाज के ऊपर असर आपको देखने को मिलता है। इनका नाम था धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास। इंपॉर्टेंट नाम है, ये काम आएंगे आगे। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इन दोनों को लिखा गया 500 बिफोर कॉमन एरा के आसपास से इनको लिखना शुरू किया गया, और उसके बाद काफी सारे धर्मसूत्र और काफी सारे धर्मशास्त्र लिखे गए। और आज तक हमारे समाज में अलग अलग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस अगर आप देख लो तो मैक्सिमम कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को अगर आप ट्रेस करना शुरू करो तो या तो किसी धर्मसूत्र के साथ में जाके जुड़ता है या फिर वो जाके किसी धर्मशास्त्र के साथ में जुड़ता है। इसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टेक्स्ट है जिसका हमारे समाज पर अब तक प्रभाव देखने को मिल रहा है उसका नाम है मनुस्मृति। और मनुस्मृति का जो कंपाइलेशन है वो 200 बिफोर कॉमन एरा से 200 कॉमन एरा यानी कि 400 सालों के बीच में आपको कहीं पर देखने के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसमें सवाल वगैरह बनेंगे। अब जो ये ऑथर्स थे जिन्होंने धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र वगैरह लिखे थे, ये लोग ये क्लेम करते थे कि ये जो टेक्स्ट है ये यूनिवर्सल अपील रखता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी रखता है, यानी कि समाज में कहीं पे कोई भी तबका हो सबके ऊपर ये लागू होता है।
एंड इसलिए इसको सब लोगों के द्वारा ओबे किया जाना चाहिए। तो जो ऑथर्स थे वो इस बात को क्लेम करते थे। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात जो निकल कर आती है वो ये है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आप किसी भी एक चीज को जस का तस यहां पर लागू कर ही नहीं सकते। आप नॉर्थ से साउथ या फिर ईस्ट से वेस्ट तक अगर आप ये चाहते हैं एक पर्टिकुलर कस्टम या ट्रेडिशन आप जस का तस कॉपी पेस्ट लागू कर दें, वो हो नहीं पाएगा। होता क्या है कि डाइवर्सिटीज वगैरह इतनी ज्यादा है, कम्युनिकेशन गैप काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से एक से दूसरे क्षेत्र में ट्रैवल करना काफी मुश्किल रहा है, तो इसके कारण इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन गैप भी बन जाता है। तो सब लोग फिर अपने एक पर्टिकुलर सिस्टम आप जस का तस वैसा का वैसा जैसा आप चाहते हो लागू नहीं करवा सकते। लोग अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर ही लेते हैं। तो वही चीज जो है आपको यहां पर भी देखने को मिलती है। आपके जो ऑथर्स वगैरह हैं वो क्लेम कर रहे हैं, जिन्होंने धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र लिखी हैं, कि दुनिया में कहीं पे कोई भी व्यक्ति रह रहा है उसके लिए ये जो आपके टेक्स्ट वगैरह हैं और इसमें लिखे हुए सोशल नॉर्म्स हैं ये वैलिड है या फिर उसके लिए एप्लीकेबल है और उसको इनको फॉलो करना चाहिए। मगर रीजनल डाइवर्सिटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतनी ज्यादा है कम्युनिकेशन गैप वगैरह के कारण कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही ये सारे के सारे जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो जस के तस हर एक जगह पे लागू नहीं हो रहे थे। हर एक जगह पे आपको उसमें कुछ ना कुछ अपना रीजनल फ्लेवर देखने को मिल रहा था। यूनिफॉर्मिटी आपको ऐसा बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिल रही थी, उसमें भी आपको वेरिएशंस वगैरह देखने को मिल रहे थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे हम लोग शादी की बात कर लें तो शादी में आपने कह दिया कि बेटी जो है उसको अलग तरीके से आपने ग्रो करना है, सही वक्त पर उसकी शादी करनी है, कन्यादान का आपने कंसेप्ट बता दिया। अब आपने कह तो दिया, और इसको अगर आप हो सके तो एंडोगेमी करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, अपने कुल के बाहर, अपने फैमिली के बाहर, अपनी यूनिट के बाहर शादी करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन धर्मशास्त्र में रख दिए या फिर एक कस्टम वगैरह आपने बता दिया। मगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो वेरिएशंस इतने ज्यादा थे कि आपको उन सारे वेरिएशंस को इंक्लूड करने के लिए 8-8 तरीके की शादियों का जो है जिक्र उसमें देखने के लिए मिलता है। ये यूपीएससी में आया हुआ सवाल भी है, इसको याद रखना है। जब आप देखते हैं तो आपके धर्मशास्त्रों में 8 तरीके की शादियों का जिक्र देखने को मिलता है। मतलब ये कि आपको पता है कि यूनिफॉर्मिटी जो है यहां पर नहीं हो पाएगी, यहां पर वेरिएशंस जो है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो एक क्षेत्र में एक तरीके की शादी है, दूसरे क्षेत्र में दूसरे तरीके की, तीसरे क्षेत्र में, सबको स्टडी कर उसमें कुछ यूनिफॉर्मिटी रखते हुए आपको ये भी मानना पड़ा कि अब एक तरीके का जो मैरिज का सिस्टम है वो लागू नहीं करवा सकते, आपको 8 तरीके की शादियां जो है उसमें रिकॉग्नाइज करना पड़ी। तो आपके जो धर्मशास्त्र है याद रखिएगा उसमें 8 तरीके की शादियां जो हैं वो रिकॉग्नाइज की गई हैं। इसमें से 4 तरीके की शादियों को अच्छा माना गया है और 4 तरीके की शादियों को उतना अच्छा नहीं माना गया, उनको कंडेम किया गया है। इसके ऊपर आपके जो हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया है उनका कहना यह है कि यह हो सकता है कि जो 4 तरीके की शादियां जिन्हें अच्छा नहीं माना जा रहा है ये शायद उन लोगों के द्वारा प्रैक्टिस की जाती रही होंगी जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, जो ब्राह्मणों के जो धर्मसूत्र बनाए गए थे और धर्मशास्त्र बनाए गए थे उनके अनुसार शायद नहीं चलते थे, और वो लोग जो 4 तरीके की शादियां करते थे तो क्योंकि समाज में था इसलिए उसको इंक्लूड तो करना पड़ा, मगर उसको अच्छा नहीं माना ब्राह्मण्स ने। क्यों? क्योंकि वो जो लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके ब्राह्मणिकल नॉर्म्स वगैरह है जो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के द्वारा जो आपने कंडीशन स्टैब्लिश करी उनको फॉलो नहीं करते थे। थोड़ा सा हम लोग इस पे भी बात करेंगे, इससे भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, सवाल बनता है यहां से, धर्मशास्त्र में 8 तरीके की शादियां जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि 8 तरीके से विवाह हो सकता है। 4 को अच्छा माना गया है, 4 को अच्छा नहीं माना गया, जिसके बारे में हिस्टोरियंस की राय यह है कि जो 4 तरीके की शादियां अच्छी नहीं मानी गई ये शायद वो लोग किया करते थे, इस प्रैक्टिस से वो लोग शादी किया करते रहे होंगे जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को नहीं मानते थे। इसने को याद रखना है। तो अब हमारा जो एनसीईआरटी है उसमें 8 में से 4 तरीके की शादियों का जिक्र हमको देखने को मिलता है। तो वो 4 तरीके की शादियां और उसमें जो कितना वेरिएशन है उसको हम लोग देखेंगे। ऐसे 8 तरीके की शादियां होती हैं, सारी की सारी हमको नहीं पढ़नी। एनसीईआरटी में हमको 4 तरीके की शादियां बताई गई हैं तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी तरीके का जो टाइप मनुस्मृति में जो 8 तरीके की शादियां बताई गई हैं उसमें से 4 तरीके की शादियां हम लोग देख रहे हैं जिनका मनुस्मृति में आपको जिक्र देखने को मिलता है। पहली वाली में क्या हो रहा है? द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर after dressing her in costly clothes and honoring her with presents of jewels to a man learned with Veda whom the father himself invites। यानी कि अगर एक पिता ने एक लड़का अपनी तरफ से पसंद किया है और ये बात प्री कंडीशन है कि उसको वेदों का अच्छा नॉलेज है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसको वेदों का नॉलेज है, उसने वेदों की स्टडी करी है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप खुद चुनकर ला रहे हो अपनी बेटी के लिए और उसके बाद बेटी को अच्छे से आप ड्रेसिंग कर रहे हो, उसको वधू वगैरह अच्छे से बना रहे हो, अच्छे कपड़े पहना रहे हो, ज्वेल्स वगैरह की गिफ्ट दे रहे हो और उसके बाद में अगर आप शादी कर रहे हो तो वो एक तरीके की शादी है, इसको डिजायरेबल माना गया था। दूसरा जो 4थी तरीके की शादी है वो द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस द कपल विथ टेक्स्ट
मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोन ऑनर टू द ब्राइड ग्रूम। अगर आप ये कर रहे हैं कि आप अपनी बेटी जो है गिफ्ट में दे रहे हैं या फिर आप कन्यादान कर रहे हैं उसका, ये बोलते हुए कि आप अपना धर्म जो है साथ में उसका निर्वहन करें या फिर आप अपनी ड्यूटी साथ में जो है वो उनका पालन करें, ये बोलते हुए और ब्राइड ग्रूम यानी कि आपका जो दूल्हा है उसको सम्मानित करने के बाद में अपनी बेटी ये बोलते हुए अगर आप देते हैं तो दूसरे तरीके की शादी थी, इसको भी एक्सेप्ट। पांचवी जो शादी होती है इसमें ब्राइड ग्रूम रिसीव्स अ मेडन, यानी कि ब्राइड ग्रूम को अपनी जो वधू है, जो पुरुष है, जो आपका दूल्हा है, उसे अपनी जो पत्नी है वो तब मिलेगी जब वो अपने जो उसके किंग्समैन है, यानी उसके जो किंग्समैन यानी कि उसका जो कुटुंब है, उनको वो उतना पैसा या उतनी वेल्थ या जो भी वो दे सकता है देगा जितना वो अफोर्ड कर सकता है। एंड ब्राइड को भी वो जो भी देना है, ब्राइड भी इसमें इंक्लूडेड है, उसको भी मिलाकर उसके कुटुंब को, लड़की के कुटुंब को वो जितना पैसा आपका ब्राइड ग्रूम यानी कि आपका जो शादी कर रहा है लड़का वो दे सकता है। एंड अपनी खुद की इच्छा से अगर वो ये काम कर रहा है तो फिर ये पांचवी तरीके की शादी मानी गई थी। थोड़ा सा देख लीजिए, पहली और चौथी शादी में जो है आपकी गिफ्ट्स वगैरह किसको मिल रहे हैं, ब्राइड ग्रूम को मिल रहे हैं यानी कि दूल्हे को मिल रहे हैं। और पांचवी तरीके की शादी में क्या हो रहा है, ब्राइड ग्रूम लड़की जो है उसको भी और उसका जो कुटुंब है उसको भी उतना गिफ्ट्स वगैरह या जो भी चीजें वो दे सकता है, वो जितना वो अफोर्ड कर सकता है वो दे रहा है और अपनी मर्जी से दे रहा है शादी करने के लिए, तो ये पांचवी तरीके की शादी मानी गई है। और सिक्स तरीके की शादी ये मानी गई है कि एक अगर कोई स्त्री है और उसके जो लवर हैं अगर ये आपस में वॉलंटरीली यूनियन कर लेते हैं, वो साथ में रहने का निश्चय ले लेते हैं एंड इफ इट स्प्रिंग्स आउट फ्रॉम डिजायर, तो ये आपकी सिक्स तरीके की शादी जो है मानी गई है। ऑब्वियसली बात है, ये जो तरीके की शादी थी इसको कंडेम किया गया, इसको जो है ब्राह्मण्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, इस तरीके के यूनियन वगैरह को, इसको कई बार गंधर्व विवाह भी कहा जाता है इस तरीके से। मगर कुल मिला के कहने का पॉइंट यह है कि 8 तरीके की शादियां जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं और इन 8 तरीके की शादियों में से 4 तरीके की शादियां एक्सेप्टेबल मानी गई और 4 तरीके की शादियां एक्सेप्टेबल नहीं मानी गई। अब ये जो एक्सेप्टेबल नहीं मानी गई है, जब इसका एनालिसिस वगैरह अपन ने किया टेक्स्ट में तो अपने को यही समझ में आया ये उन लोगों के द्वारा की जाती थी या उन लोगों के द्वारा ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी जो लोग एज सच ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को या तो उतना स्ट्रिक्टली नहीं मानते थे या मानते ही नहीं थे, तो उनके जो कस्टम्स वगैरह हैं उनको फिर कंडेम करने के लिए इस तरीके की जो व्यवस्था है वो कर दी गई कि आपकी शादियां जो है हम लोग उनको एक्सेप्टेबल नहीं मानेंगे। तो यही चीज आपको अलग अलग जगहों पे देखने को मिलती है और इनको अलग अलग जगहों पे कुछ नॉर्म्स को अच्छा माना गया, कुछ नॉर्म्स को अच्छा नहीं माना गया। जब आप इनको स्टडी करते हो इन डिटेल तब आपको उसके पीछे की वजह समझ में आती है, ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आता है सोसाइटी का। आपको यह दिखता है कि एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो शायद रेजिस्ट कर रहा है चेंजेस वगैरह को, तो उसको आप कंडेम कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिसेस को कंडेम कर रहे हो। कोई एक ग्रुप जिसने वॉलंटरीली आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस उनको एक्सेप्ट कर लिया, नॉर्म्स को मान लिया, तो उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको आपने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती हैं अलग अलग टेक्स्ट में, अलग अलग कालखंड में, और इनकी मदद से आप अर्ली सोसाइटीज वगैरह को बहुत अच्छे से उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आप उसकी कर सकते हो। समझ में आता है कि सोसाइटी किस तरीके से बनी है, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई और अल्टीमेटली आज जो हमारा समाज है वो यहां तक कैसे पहुंचा है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आज हम लोगों ने हिस्ट्री क्लास 12 तीसरे चैप्टर को शुरू किया और उसमें भी हम लोगों ने जो अर्ली सोसाइटीज में किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आया, उस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए उस सोसाइटी के वक्त में लिखे गए टेक्स्ट को किस तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस किया है, उसमें भी महाभारत को हम लोग एक थीम लेकर चले हैं और उसकी मदद से हम लोग सोसाइटी में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन को किस तरह से समझना है वो हमने देखा। अलग अलग तरीके की मैरिजेस के बारे में बात करी, मैट्रिलिनिटी, पैट्रिलिनिटी के कंसेप्ट देखे, समाज में जो फैमिली को लेकर जो एटीट्यूड थे और जो बिहेवियर था वो देखा, बेटे और बेटी के बीच में क्या डिफरेंसेस वगैरह थे और किस तरीके के एटीट्यूड्स वगैरह थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने स्टडी करी और ये सब कुछ हम लोगों ने डिटेल में देखकर डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो गोत्र है, जो गोत्र शब्द आज भी इस्तेमाल होता है समाज में, तो वो गोत्र का क्या कंसेप्ट है, महिलाओं का गोत्र से सच क्या लेना देना है, उन सब चीजों के साथ में हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे और फर्दर जो उससे रिलेटेड दूसरे एस्पेक्ट्स चैप्टर में डिस्कस किए गए उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बाय दैट मोमेंट ऑफ टाइम आई वुड बी टेकिंग लीव ऑफ यू ऑल पीपल। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, पढ़ते रहें एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू। जय हिंद।